गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा भी हम लोग जानते हैं कि आजकल जो गवर्नमेंट है वो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत आगे ना जाके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एमएसएमई क्या होते हैं। वैसे तो आप सब लोगों को पता है कि आप सब एमएसएमई और या स्टार्टअप्स कैटेगरी में कहीं ना कहीं फॉल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो माइक्रो कैटेगरी है, ये वो लोग होते हैं जिनका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ तक, और यहाँ पे वर्ड देखेंगे आप, एंड आ रहा है, टर्नओवर 5 करोड़ तक हो। ये दोनों क्राइटेरिया अगर मीटअप होंगे तो हम माइक्रो कैटेगरी में फॉल करते हैं। स्मॉल कैटेगरी वो होती है, यानी कि जिसको हम हिंदी में, माइक्रो को हम सूक्ष्म कहते हैं, स्मॉल को हम लोग लघु उद्योग कहते हैं। लघु उद्योग वो होते हैं जिनका प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ है, और जिनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से कम है। यानी कि इसमें 5 टाइम्स का बेसिकली उन्होंने बफर दिया है, 1 और 5, इसमें भी इंटू 5 का रेशियो है, 10 और 50। दैट इज 5 टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। वो लोग लघु उद्योग कहलाएंगे। और मीडियम वो लोग होते हैं जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ तक होता है। उनको हम मीडियम कहेंगे। अगर आपका टर्नओवर 250 से बाहर चले जाता है तो हम लोग लार्ज कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं, जिसे हम एमएसएमई की डेफिनेशन से बाहर कर देते हैं। अब बात आती है इस एमएसएमई हम क्यों लें। एमएसएमई के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिसका एक बेनिफिट्स ये होता है कि हमारा हम एमएसएमई लोन्स के लिए, जो गवर्नमेंट एमएसएमई लोन्स निकालती है, उनके लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। अब एमएसएमई लोन्स के लिए मैक्सिमम एलिजिबल होते हैं माइक्रो और स्मॉल। मीडियम को गवर्नमेंट ने बाहर किया हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे सीजीटीएमएसई, हम आगे की स्लाइड में देखेंगे सीजीटीएमएसई कवरेज और ये सब, उसमें आप देखेंगे कि एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ तक होती है तभी वो एप्लीकेबल हो सकते हैं। 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर जाते ही हम एमएसएमई की डेफिनेशन से बाहर आ जाते हैं। यानी कि सीजीटीएमएसई का सर्कुलर जो कहता है वो हम मीडियम के लिए नहीं है, वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। तो दिस इज ऑल अबाउट एमएसएमईज। इसमें ट्रेडर्स भी आते हैं, लेकिन ट्रेडर्स केवल और केवल एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के लिए ही वो एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज उनका कोई एनआईसी एनआईसी कोड में क्लासिफिकेशन नहीं है। अगर आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना है तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन डॉट जी ओ वी डॉट इन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप नए एंटरप्रेन्योर है तो पहली वाली कैटेगरी चूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी, क्योंकि उद्यम रजिस्ट्रेशन का पुराना नाम उद्योग आधार था, अगर आपके पास उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है तो आप उसको माइग्रेट करा सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये गवर्नमेंट वेबसाइट का लिंक है, आप जाके इसमें कर सकते हैं, नहीं तो आप उद्यमिता हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है स्टार्टअप्स। तो एमएसएमई के बाद हम स्टार्टअप्स को देखते हैं। जनरली लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्टअप्स ही होंगे या हम लोग एमएसएमई ही होंगे। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के कुछ क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से कि आप एमएसएमई या स्टार्टअप्स कैसे कहलाएंगे। स्टार्टअप्स की कुछ डेफिनेशंस हैं जो गवर्नमेंट ने दी हैं। आपकी कंपनी या तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए, या पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, तभी आप स्टार्टअप होंगे। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गए तो भी आप स्टार्टअप नहीं होंगे। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो भी आप स्टार्टअप की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। या आप ट्रस्ट हैं, सोसाइटी है, सेक्शन 8 कंपनी है, तो भी हम लोग स्टार्टअप की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। तो पहला स्टार्टअप की क्या क्राइटेरिया है कि आप, या आपकी कंपनी या तो प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, या रजिस्टर्ड एलएलपी होनी चाहिए। ये 3 कैटेगरी होंगी, तभी आप स्टार्टअप इंडिया के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इट इज वन ऑफ द कंडीशन। आपके बिजनेस को 10 साल से ऊपर नहीं हो जाने चाहिए। जैसे अगर अभी आप अगस्त 2023 चल रहा है तो आपकी फर्म अगस्त 2013 से पहले की नहीं होनी चाहिए। मतलब बिजनेस स्टार्ट करते हुए 10 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जैसे एमएसएमई की डेफिनेशन में था माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, वहां पे अलग अलग टर्नओवर का क्राइटेरिया था, 5 करोड़, 50 करोड़ एंड 250 करोड़। यहाँ पे स्टार्टअप में केवल एक ही डेफिनेशन दी हुई है, ये है 100 करोड़ की टर्नओवर आपकी एक्सीड नहीं हो जानी चाहिए। इसके बाद आता है कि आपका जो बिजनेस है वो किसी से डिमर्ज होकर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर फैमिली बिजनेस था मेरा XYZ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, दो भाइयों में बंटवारा हो गया, एक ने कंपनी वही रख ली और दूसरे ने दूसरी कंपनी उसी नाम से बना ली, ये नहीं होना चाहिए। आपकी फर्म किसी भी, अगर आप देखेंगे, एनी एंटिटी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप। कि कोई फैमिली, पिताजी के टाइम से कोई बिजनेस चला हुआ आ रहा था, दो भाइयों में बंटवारा हुआ, वो कंपनी को आधा आधा बांट लिया दोनों भाइयों ने, ये स्टार्टअप नहीं होगा। वो स्ट्रिक्टली मना करता है कि कोई भी कंपनी स्प्लिट होकर नहीं होनी चाहिए। या आपने कंपनी को, एक कंपनी से दो कंपनी बना ली, या दो कंपनी को मर्ज कर लिया, एक नई एंटिटी बना ली,
जिसे हम अमेलगमेशन और वो मर्जर कहते हैं। मर्जर और अमेलगमेशन नहीं होना चाहिए कंपनी का, ना ही रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और चौथी कंडीशन इसमें यह है जो फोरमोस्ट है, कि हमारे स्टार्टअप में, हमारे बिजनेस में इनोवेशन होना चाहिए, इंप्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए, और स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरा बिजनेस केवल 10 करोड़ तक का बन के रह जाएगा, मैं एक स्टैगनेंट ग्रोथ कर लूंगा, 10 करोड़ का टर्नओवर अचीव कर लिया, उससे आगे मेरी टर्नओवर नहीं हो सकती। आप देखेंगे इफ इट इज वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस और सर्विसेज, और इफ इट इज अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद अ हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन, कि मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकूं, मेरे बिजनेस में स्केलेबिलिटी हो, यानी कि अगर मेरी टर्नओवर इस साल 10 करोड़ है तो मेरे बिजनेस के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं अगले साल 100 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ रुपए कर सकूं। स्केलेबिलिटी होनी चाहिए और इनोवेशन होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ट्रेडिशनल कोई शॉप खोल के बैठ गया और मेरे को मेरा स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप की डेफिनेशन में नहीं आएगा। गवर्नमेंट इसको एक्सक्लूड करती है कि इनोवेशन नहीं है। मैंने कोई परचूने की दुकान खोल ली, मैंने कोई कपड़े की दुकान खोल ली, उसमें कोई इनोवेशन नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है ये स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो बिजनेस शुड बी इनोवेटिव, कि अगर हम चंद्रयान 3 में पहुंचे हैं, चंद्रयान 3 हमने पहुंचा है, मून में पहुंचा है, उसमें बहुत सारे इनोवेशन लगे हुए हैं। अगर हम उसमें कोई हेल्प कर रहे हैं तो वो इनोवेशन है। या बहुत सारी टेक्नोलॉजी में, कार में हम लोग, आज मेरी कार में 1000 सीसी इंजन है, अगर मैं उसमें फ्यूल एफिशिएंट बना लूँ। आज टोयोटा ने अनाउंस किया है कि 2-3 दिन पहले कि हम इंडिया की फर्स्ट एथेनॉल बेस्ड कार बनाएंगे BS6 इंजन में। तो वो एक इनोवेशन है, कि हम लोग एक कैसे हम लोग कैपेसिटी को एनहेंस कर सकें, या नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकें, या टाइम या कॉस्ट हम कैसे किसी प्रोडक्ट में डाल के इनोवेट करके उसको हम बेहतर बना सकें। तो ये स्टार्टअप के काम होते हैं, और स्टार्टअप की डेफिनेशन के अंदर भी ये 4 पॉइंट एसेंशियल हैं, जो होगा गवर्नमेंट उसी को स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है। स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन आप startupindia.gov.in की साइट से जाके ले सकते हैं, या nsws.gov.in की साइट से जाके ले सकते हैं, जो कि नेशनल सिंगल विंडो सर्विस पोर्टल है NSWS गवर्नमेंट का, जिसमें कि 34 से ज्यादा सर्विसेज फ्री हैं। वो आप जाके वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब स्टार्टअप्स की जो डेफिनेशन थी, उसके बाद स्टार्टअप के बेनिफिट क्या, हम क्यों लें स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन क्यों कराएं। सबसे पहली चीज तो हम लोग इजी एग्जिट प्रोवाइड कराता है, पेटेंट में 80% तक की रिबेट देता है, या हम कोई ट्रेडमार्क कराते हैं या कोई हम अपना प्रोडक्ट पेटेंट कराते हैं, तो अगर मान लो मेरी कॉस्ट 1 लाख रुपीज आ रही है, तो गवर्नमेंट 80% तक उसको रिम्बर्स कर देगी। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट इंक्यूबेटर्स के पास ये स्कीम अवेलेबल होती है अगर आप स्टार्टअप में है। टैक्स बेनिफिट्स हैं, अगर आप 194 IAC का सर्टिफिकेट ले लेते हो, 3 साल तक आपको टैक्स में रिबेट मिलेगी, इनकम टैक्स में। इजी एग्जिट है, कि आप कभी भी अपनी कंपनी को शट डाउन कर सकें, और अपना आगे का बिजनेस कर सकें। अगर आपको नहीं लगता कि मेरा स्टार्टअप प्रॉफिटेबल है, आप उसको इजी वाइंड अप कर सकते हैं। और 9 लेबर लॉज और 3 इन्वायरमेंटल लॉज के बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन है, वो आप एक ही पोर्टल के पास जाके ले सकते हैं, जो कि NSWS में अवेलेबल है। अब हम इसमें बात करते हैं स्पेशल स्कीम्स फॉर फाइनेंस। स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली फरवरी में एक सर्कुलर निकाला था, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट 10 करोड़ तक का स्टार्टअप्स को बैंकों से लोन देती है, वर्किंग कैपिटल की शेप में, टर्म लोन की शेप में, या बैंक गारंटी, या जो भी हम लोग को लोन चाहिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे फाइनेंस की स्कीम्स में। अब स्टार्टअप की एक स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जिसमें कि आप साल में एक एंट्री होती है, आप उसमें अगर गवर्नमेंट ने साल भर में एक बार एंट्री होगी, प्लस आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड किसी भी इंक्यूबेटर से आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक ग्रांट मिली जाएगी। इसकी जो कंडीशंस हैं, द सीड फंड विल बी डिस्बर्स टू एलिजिबल स्टार्टअप थ्रू एलिजिबल इंक्यूबेटर्स, जो हमने बताया कि इंक्यूबेटर्स से ग्रांट दी जाती है, जैसे IIT कानपुर हो गया, IIT दिल्ली हो गया, IIM अहमदाबाद हो गया। तो इन सब के बेसिकली जो एलिजिबल इंक्यूबेटर्स है, जो वहाँ पे रजिस्टर्ड है DIPTD DPIIT के पास, वो ऑलरेडी उसके थ्रू डिसबर्स होता है, जैसे लोन बैंकों के थ्रू डिसबर्स होता है। जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, वो इंक्यूबेटर्स के थ्रू डिसबर्स होगा अक्रॉस इंडिया। इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंटल फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT है। इसमें बेसिकली एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी होती है, जो हमारे प्रपोजल्स को, जो वहां पे एंट्री आती है उसको एवेलुएट करेगी, और एलिजिबल इंक्यूबेटर्स को गाइड करेगी कि आप इनको डिसबर्स कर दीजिए। इसमें स्टार्टअप 2 साल से कम की एज के होने चाहिए, यानी कि अगर हम 2023 में बैठे हुए हैं तो 2021 के बाद के स्टार्टअप होने चाहिए, उससे पहले के स्टार्टअप्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि स्टार्टअप इंडिया की डेफिनेशन में हमने देखा था कि 10 साल पुराने स्टार्टअप्स भी स्टार्टअप के लिए एलिजिबल है, बट अगर हम इंडिया सीड फंड में आना चाहते हैं तो उसमें हमारा जो स्टार्टअप है वो 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अब हम बात आते हैं बहुत सारी लोन स्कीम्स की, जो स्टार्टअप और MSME के लिए अवेलेबल है।
आप जा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे पीएसबी लोन इन 59minutes.com में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसमें विद इन 59 मिनट्स एक आपको सॉफ्ट सेंक्शन मिल जाएगा सारे सरकारी और प्राइवेट बैंकों का। जितने की भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी उसमें आप प्रोफाइल सेटअप कर लीजिए, जीएसटी का आईडी पासवर्ड डालिए, इनकम टैक्स का आईडी पासवर्ड डालिए, और आपको एक एलिजिबिलिटी निकल जाती है कि हम लोग कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। उद्यमी मित्रा, केवीआईसी ऑनलाइन, पीएमईजीपी का पोर्टल है। मुद्रा के लिए मुद्रा की साइट है, स्टैंड अप मित्रा स्टैंड अप के लिए साइट है। ये सारी स्कीम्स को हम आगे जाके देखेंगे अभी। तो ये वेबसाइट अगर आपको लोड भी करना चाहें तो आप इसको जाके विजिट कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट के पोर्टल हैं, ये सारे सारे गवर्नमेंट के पोर्टल हैं। अब जब भी हम ऑनलाइन एप्लीकेशन डालें तो उसमें ये देख लीजिए कि एक साइज का, गवर्नमेंट की साइज साइट में बहुत बड़ा रोल होता है फाइल की साइज का। फाइल साइज शुड नॉट बी एक्सीडेड, कहीं जगह 1 MB से ज्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए, या कई जगह 4 MB 5 MB से ज्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए, और इट शुड बी लेजिबल। यानी कि आपको क्लियरली दिखना चाहिए। ये नहीं कि हमने साइज कम करने के चक्कर में उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया, क्वालिटी बहुत ज्यादा गिरा दी, पिक्सल्स बहुत ज्यादा गिरा दिए, वो नहीं होना चाहिए। फाइल शुड बी प्रॉपरली लेजिबल, जो दिखे उससे। अब हमने बात करी थी पीछे, हमने देखा था बहुत सारी वेबसाइट्स देखी थी हमने। उद्यमी मित्रा देखी थी, पीएसबी लोन 59 मिनट्स देखी थी, स्टार्टअप इंडिया की साइट देखी थी, और स्टैंड अप इंडिया की साइट देखी थी। तो मुद्रा लोन अगर हम देखेंगे तो कुछ नाम से आप फेमिलियर होंगे। मुद्रा लोन अप टू 10 लाख तक, अगर किसी को, नए व्यापारी या बहुत छोटे दुकानदार हैं वो हैं, तो आप 10 लाख तक मुद्रा लोन को अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया 1 करोड़ तक अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट अप इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से हर बैंक की हर ब्रांच को मैंडेट है कि हर साल आपको एक SC ST कैटेगरी का जो एंटरप्रेन्योर होगा उसको, प्लस एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को लोन देना है और हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इट मीन्स अगर किसी बैंक की 4,000 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उसको 8,000 स्टैंड अप इंडिया के लोन तो करने ही करने, हर ब्रांच को दो दो लोन करने ही करने हर साल पे, और उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी देना है। इसी तरह से MSME की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे जो हम आगे पता करेंगे, जिसमें कि 10 करोड़ तक हम एलिजिबल होते हैं। ये सब लोन के बारे में पता करने से पहले आपने बहुत बार देखा होगा, जब भी हम बैंक के पास जाते हैं तो सबसे पहले बैंक ये पूछता है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, आपके पास आपको लोन किस शेप में चाहिए। तो हम लोग ये सोचते हैं कि लोन का भी कोई शेप होता है, मेरे को वर्किंग कैपिटल चाहिए, टर्म लोन चाहिए, बैंक गारंटी चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए। ये पैसा होता क्या है? बैंक ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछता है? क्योंकि हर काम के लिए हर बैंक ने अलग अलग स्कीम बनाई हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस। आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रोजेक्ट फाइनेंस कराते हैं, हम प्रोजेक्ट फाइनेंस कराते हैं। कई बार अपने फोन कॉल्स भी आते होंगे, आपके पास फेसबुक में नोटिफिकेशंस भी आते होंगे, या बैंकर के मुंह से, या जो कोई थोड़ा बहुत फाइनेंस का नॉलेज वाला होता होगा उसके मुंह से प्रोजेक्ट फाइनेंस का नाम भी आपने सुना होगा। तो प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या होता है? इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस एसोसिएशन, IPFA, ने प्रोजेक्ट फाइनेंस को डिफाइन किया हुआ है। कैसे किया है? द फाइनेंसिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिक सर्विस बेस्ड अपॉन ए नॉन रिसोर्स और लिमिटेड रिसोर्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वेयर प्रोजेक्ट डेट एंड इक्विटी यूज टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट आर पेड बैक फ्रॉम द कैश फ्लोज जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट फाइनेंस हमेशा लॉन्ग टर्म होंगे। सबसे पहली बात तो प्रोजेक्ट फाइनेंस कोई 1 साल 2 साल के लिए नहीं देगा बैंक। इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, यानी कि 3 साल 5 साल 7 साल 9 साल का प्रोजेक्ट होना चाहिए आपका, मतलब मोर देन 1 ईयर का प्रोजेक्ट होना चाहिए आपका। वो प्रोजेक्ट फाइनेंस की कैटेगरी में आएगा। प्लस उस प्रोजेक्ट फाइनेंस से जो एसेट क्रिएट होंगे, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपका लोन रिपे कर सके। अब लेट से मैंने अगर कोई पर्सनल यूज के लिए कार ली है, तो मैं उससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाऊंगा, वो प्रोजेक्ट फाइनेंस में नहीं आएगी। अगर मैंने अपने रहने के लिए कोई घर लिया हुआ है, होगा ये लॉन्ग टर्म लोन, कि मेरा होम लोन कितने साल के लिए होते हैं? 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल। लेकिन हम अपने घर से जनरली कोई रिवेन्यू जनरेट नहीं करते, तो वो प्रोजेक्ट फाइनेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। हम अपने लिए जो पर्सनल कार ली हुई है उससे हम कोई रिवेन्यू जनरेट नहीं करते, इसीलिए वो प्रोजेक्ट फाइनेंस की कैटेगरी पे नहीं आएगा। अगर, हाँ, यही, अगर हम कोई फ्लीट चला रहे हैं, मेरी कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और मैंने 10 ट्रक के लिए बैंक से फाइनेंस ले लिया, इट इज फॉल अंडर दी कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस, क्योंकि हम ट्रक से रिवेन्यू जनरेट करेंगे। हम ट्रक आगे किराए पे लगाएंगे या किसी का माल धुलाई करेंगे, तो उससे हमें रिवेन्यू जनरेट होगा। अगर हमने कोई ऑफिस स्पेस परचेज किया हुआ है अपने पैसे से, ऑफिस स्पेस से हमारे पास रेंटल आएगा या हमारा रेंटल बचेगा, ये प्रोजेक्ट फाइनेंस की कैटेगरी पे आएगा। अगर हमने अपने बिजनेस के लिए कोई मशीनें ली हुई हैं, वो प्रोजेक्ट फाइनेंस की कैटेगरी पे आएगा। हाँ, अगर हमने अपने लिए कोई कार ली है, अपने एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है, अपने रहने के लिए कोई घर लिया है, तो वो प्रोजेक्ट फाइनेंस की कैटेगरी पे नहीं आएगा। अब मोटा मोटा आगे की स्लाइड में जो आएंगे, वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है या वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होती है, वो उसको समझ लेते हैं, तभी हम लोन के बारे में आगे बात करेंगे कि अल्टीमेटली ये लोन होते क्या है।
अगर हम वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करें जो डे टू डे अफेयर्स के लिए, वर्किंग कैपिटल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जो डे टू डे अफेयर्स के लिए हमें बिजनेस में कैश लिक्विडिटी चाहिए होती है, वो वर्किंग कैपिटल गैप होता है हमारा। अब बिजनेस में पैसा कैसे आएगा? या तो मैंने कोई माल परचेज किया, उधार में परचेज कर लिया, वो मेरा कैश जनरेट हो गया, क्योंकि मेरे पास बिजनेस को बनाने के लिए मेरे को कपड़ा चाहिए था। अगर मेरा कपड़े का बिजनेस है तो मेरे को गारमेंट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, कपड़े की थाने चाहिए थी, वो मैंने उधार पे ले ली। तो वहां पे जो मुझे एक्चुअल कैश पे करना था वो मेरे पास नहीं आया। इसका मतलब मेरे क्रेडिटर्स मेरे बिजनेस को फंड कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा मेरे से आज ना लेके 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 90 दिन बाद मेरे से पैसा लेंगे, तब तक मैं अपना प्रोसेस करके अपना बिजनेस चला लूंगा। तो मेरा जो एक गैप फुलफिल होता है वो होता है हमारा क्रेडिटर से। दूसरा, मेरे पास जब इन्वेंट्री आ जाती है, अगर मेरे पास इन्वेंट्री होगी, मैं उसको प्रोसेस करके आगे बेच के अपना माल, पैसा रिकवर कर सकता हूँ। कैश कहाँ से जनरेट होगा? डेटर्स, इन्वेंट्री के बाद डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। भाई क्रेडिटर से मेरे पास माल आया, इन्वेंट्री आ गई मेरे पास क्रेडिटर से, इन्वेंट्री को मैंने प्रोसेस किया, मेरे पास आ गए डेटर्स, मैंने उसको सेल कर दिया। सेल करने के बाद मेरे पास क्या होंगे? या तो कैश आ जाएगा सीधे सीधे, जो अगर हमने कैश सेल कर दी, नहीं तो हमारे पास क्या होगा? डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। भाई जो हमें माल देंगे, हमें पैसा देंगे, 60 दिन, 30 दिन, जो भी हमारे बिजनेस के टर्म्स होंगे डेटर्स के साथ, वो हमें पैसा देंगे, तो तब क्या आएगा? कैश जनरेट होगा। या तो इन्वेंट्री से सीधे कैश आ जाएगा, या डेटर्स के थ्रू कैश आएगा। कैश हम किसको देंगे? क्रेडिटर्स को देंगे, क्रेडिटर्स फिर हमें आगे माल देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? कैश साइकिल हो जाती है। लेकिन कई बार बिजनेस में ऐसी चीजें आ जाती है कि क्रेडिटर्स हमारे हमें आगे से उधार नहीं देते, और हमारी बिजनेस की लिमिटेशन है कि हमें आगे उधार देना पड़ जाता है। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए हमें बीच में कौन आता है? बैंक बीच में आएगा कि भैया आपके पास अगर 10 रुपए कम पड़े तो हमसे 10 रुपए ले लीजिए और अपना बिजनेस करिए, जब कैश आ जाएगा तो हमें वो पैसा वापस कर दीजिएगा। इट इज अ कॉल्ड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, जिसे 12 महीने से बैंक जो सेंक्शन करते हैं, सीसी लिमिट आपने देखा होगा या ओडी, 12 महीने के लिए सेंक्शन करते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल साइकिल हमेशा आरबीआई कहता है कि 12 महीने का ही साइकिल होना चाहिए। अब अब हमारे पास पैसा कैसे आएगा? भाई या तो हम बैंक के पास जाएंगे, लोन लेंगे, या हम ये कहेंगे हमें आगे माल बेच दिया, हमारे पास कैश नहीं जनरेट होना। अगर डेटर्स को मैंने माल बेचा है, मेरे पास पैसे आने 30 दिन बाद या 90 दिन बाद। लेकिन अगर कोई ऐसी स्कीम हो जाए कि मेरे को डेटर्स भी क्रिएट हो जाए और मेरे पास पैसा भी आज आ जाए। भाई देखो, अगर मैंने रिलायंस को माल बेचा, रिलायंस से अगर मेरी टर्म्स है कि 30 दिन के बाद मेरे को पेमेंट करेगा, तो रिलायंस 30 दिन के बाद ही पेमेंट करेगा। लेकिन अगर क्या हो, अगर मेरे को रिलायंस को मैंने उधार भी 30 दिन के लिए दे दिया, लेकिन मेरे पास पैसा भी आज आ जाए, रिलायंस तो हमें 30 दिन के बाद देगा, लेकिन मेरे पास पैसा आज आ जाए, तो हमारे बिजनेस की साइकिल क्रिएट क्रिएट हो जाएगी। हमारा डेटर भी बना रहा, और हमारे पास बिजनेस के लिए कैश की लिक्विडिटी भी खत्म हो गई। इसीलिए आरबीआई ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसे हम कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग या डेटर डिस्काउंटिंग, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसे पूरे फुल फॉर्म है ट्रेड्स की, ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंट सिस्टम, TREDS। इसमें क्या होता है? सारे बड़े कंपनीज को जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, उनको गवर्नमेंट से मैंडेट है कि उनको ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में रजिस्टर होना ही होना है। अगर सपोज, अगर हम यहाँ पे हम बात करते हैं, एलएनटी को हमने कोई माल सप्लाई कर दिया, या हमने रिलायंस को कोई माल सप्लाई कर दिया, तो रिलायंस ऑलरेडी किसी ना किसी ट्रेड एक्सचेंज में, हम उसके आगे आने से पहले हम ट्रेड्स के एक्सचेंज के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेड्स के जो एक्सचेंज है, इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंज है, लेकिन गवर्नमेंट का अगर हम देखें तो M1 एक्सचेंज है, इनवॉइस मार्ट है, और RIXIL है। इस तीनों में से किसी ना किसी एक्सचेंज में आपको बड़ी से बड़ी कंपनियां मिल जाएंगी जिनको आप सप्लाई करते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, उनका नाम M1 एक्सचेंज, इनवॉइस मार्ट और RIXIL, ये ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो वर्क कर रहे हैं। इसके में सारे सारे लगभग लगभग सारे बैंकों का एक्सचेंज यही लोग करते हैं। इसमें क्या होता है, एक तरह से जब हम अपने बिल को इनवॉइस करते हैं, जब हम किसी को हमने माल भेजा, तो हमें ट्रेड्स में उसकी इनवॉइस को एक्सेप्ट कराना पड़ता है। अभी यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे रिलायंस की, अगर हमने रिलायंस को आज की डेट में 1 करोड़ रुपए का कोई बिल काट के दिया है, तो हम उस बिल को ट्रेड्स के अंदर अपलोड कर देंगे, और रिलायंस के पास ऑटोमेटिकली ट्रेड्स से एक रिक्वेस्ट जाएगी कि आपको XYZ सप्लायर ने 1 करोड़ का माल भेजा है, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। द मोमेंट रिलायंस एक्सेप्ट द इनवॉइस, बैंक उसमें बिड लगा देंगे कि हम आपको इतने परसेंट रेट में आज हमसे पैसा ले लो। MSME चूजेस द बेस्ट बिड एंड रिसीव पेमेंट इन हिज अकाउंट इन T+2 days। अब ये देखेंगे, ट्रेड्स इन एन ऑनलाइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, ये हमने समझ लिया। सप्लायर अपलोड देयर इनवॉइसेस, बिल्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वंस बायर एक्सेप्ट द बिल्स, द फाइनेंसर बिड फॉर द एक्सेप्टेड बिल, इनवॉइस और बिल। जब हम इसमें बिल अपना अपलोड कर देंगे, तो वहां पे क्या होगा? बायर अपना एक बिल एक्सेप्ट करेगा,
और उसके बाद जितने भी बैंक M1 एक्सचेंज में होंगे, लेट्स से बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सारे उसमें बिड करेंगे। जिसकी बिड आपको ठीक लगती है आप उसको वहां से ऑनलाइन एक्सेप्ट कर सकते हैं बिड को, और आपके अकाउंट में पैसा 2 दिन के अंदर आ जाएगा जिस दिन आपकी बिड एक्सेप्ट होती है। ये डिस्काउंटिंग जो होती है विदाउट रिकोर्स होती है। विदाउट रिकोर्स एक टेक्निकल वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब, अगर हम सिंपल वर्ड में समझें, कि अगर 30 दिन के बाद रिलायंस ने पैसा बैंक को नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास तो पैसा आज के दिन में आ गया, रिलायंस ने अगर पैसा 30 दिन के बाद नहीं दिया तो बैंक रिलायंस से रिकवर करेगा, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी उस पैसे को बैंक को वापस करने के लिए। जो नॉर्मल डिस्काउंटिंग होती है वो विदाउट रिकोर्स नहीं होती, वो रिकोर्स फंडिंग होती है। इसका मतलब अगर सप्लायर ने नहीं दिया तो हमें देना पड़ता है, बट ट्रेड्स का ये बेनिफिट है, जो फंडिंग होती है डेट इज विदाउट रिकोर्स, यानी कि हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं, हमारे पास पैसा आ गया, अब बैंक रिलायंस से जाने, रिलायंस बैंक को पैसा देगा। अगर रिलायंस ने पैसा बैंक को नहीं दिया तो बैंक वाला रिलायंस के ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है, हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो ये इसका बेनिफिट होता है। कंपोनेंट्स कैसे हैं? एक तो एमएसएमई सप्लायर्स होंगे, जैसे जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वी आर एमएसएमई सप्लायर्स, जो कि सर्विस या गुड्स हम अदर कॉर्पोरेट्स को सप्लाई करते हैं। इट कुड बी एमएसएमई, इट कुड बी लार्ज बायर्स। बायर्स में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी होंगे, कॉर्पोरेट्स भी होंगे, पीएसयूज भी होंगे और एमएसएमईज भी होंगे। तो बायर्स कुड बी एनी वन। फाइनेंसर्स कौन होंगे? या तो एनबीएफसीज होंगी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती हैं, या बैंक्स होंगे हमारे, जो हमने डिस्कस किया था। Eligibility: buyer corporates including companies and other buyers including government departments, public sector undertaking and such other entities as may be permitted by the RBI। कोई भी हो सकता है बायर, बायर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेलर कौन होगा? सेलर एमएसएमई के डेफिनेशन के अंदर आना होगा, यानी कि जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ से कम की है वो एज एन सेलर अपने आप को रजिस्टर कराएगा। बायर कोई भी हो सकता है, उसकी टर्नओवर 10 करोड़ भी हो सकती है, उसकी टर्नओवर 1000 करोड़ भी हो सकती है। फाइनेंसर्स में जिनके पास आरबीआई का लाइसेंस होगा, जो लोन दे सकते हैं, वही फाइनेंसर्स के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे बैंक है, एनबीएफसी है, फैक्टरिंग एजेंसीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि आरबीआई से परमिटेड है, वो टैक्स के लिए होंगे। टैक्स में 3 ही कंपोनेंट होते हैं, बायर, सेलर और फाइनेंसर, जो हमने देखे थे पहली वाली स्लाइड में, सप्लायर, बायर एंड फाइनेंसर्स। अब ट्रेड्स में कैसे हम लोग काम करेंगे? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, दोज बिडिंग वुड बी बैंक्स, एनबीएफसीज एंड फैक्टरिंग कंपनीज ही हमारे इनवॉइस में बिड लगा सकती हैं। कंपलसरी फॉर ऑल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू बी ऑन बोर्ड द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या लार्ज कॉर्पोरेट्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं तो ये कंपलसरी है कि उनको ट्रेड्स में रजिस्टर होना ही होना है। तो आप ट्रेड्स में अपने आप को अगर नहीं रजिस्टर है तो आज ही अपने आप को किसी भी एक्सचेंज में रजिस्टर करा के अपने इनवॉइसिंग वहां से डिस्काउंट करा सकते हैं आप। All other companies with annual turnover of 500 crores or more will compulsory have to come on the board the platform। जो हमने बात करी थी कि अगर हम बड़ी कंपनियों की बात करें तो सबका टर्नओवर 500 करोड़ है, किसी ना किसी एक्सचेंज में आपको मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं अपनी कंपनीज को जाके। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप किसी भी टेक्स्ट प्लेटफॉर्म को एक बार देख लीजिएगा, आरएक्साइल कर लीजिए, या आप M1 एक्सचेंज कर लीजिए, या इनवॉइस मार्ट कर लीजिए। उसमें आप साइन अप कर लीजिए, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांगता है आपका एमओए मांगेगा, एओए मांगेगा, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन मांगेंगे, और जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होंगे डायरेक्टर या प्रोप्राइटर के वो मांगेंगे, आप उनको करा दीजिए। और बेसिकली अभी तक गवर्नमेंट फीस फ्री थी, वरना 5,000 रुपये गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। शायद कुछ कुछ स्कीम के लिए, एमएसएमई के लिए फ्री है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, आप साइन अप करके किसी ना किसी एक्सचेंज में रजिस्टर करा सकते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेस्ट डिस्काउंट रेट मिल जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल बायर आपके उसमें बिड करते हैं तो कंपटीशन का एडवांटेज मिलता है। लेट्स से एसबीआई ने कहा मैं 6% में डिस्काउंटिंग करूंगा, बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है मैं तो 5% में डिस्काउंटिंग कर दूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो आप वहां पे बेस्ट ऑफर चूज कर सकते हैं। कैपिटल, आपके पास पैसा तुरंत आ जाता है तो कैपिटल डिप्लॉयमेंट बिल्कुल ठीक है, टाइमली रिसीव ऑफ फंड से। पेपर वर्क खत्म हो जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस पूरा होकर पूरा ऑनलाइन है, हमें कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स मूवमेंट नहीं करनी है, आपको सॉफ्टवेयर में अपलोड करने हैं या इनकी वेबसाइट में जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो इससे टाइम भी बचता है और कॉस्ट भी बचता है, पेपर वर्क कुछ है ही नहीं, आपको ऑनलाइन है, सारा चीजें ऑनलाइन है। ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ऑनलाइन है इसीलिए ट्रांसपेरेंसी है, कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि आप हमें ब्राइब दे दीजिए हम जल्दी करा देंगे, ये करा देंगे, क्योंकि दिस इज अ फुल प्रूफ सिस्टम। तो ट्रांसपेरेंसी है, और हमारे पास लिक्विडिटी जनरेट करने का बेस्ट ऑप्शन है। टेस्ट प्लेटफॉर्म हमने आपको बता दिया, इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीजीटी एमएससी की। ये तो एक फॉर्म हो गया डेटर डिस्काउंटिंग का। अब हम बात कर रहे हैं सीजीटी एमएससी, इट इज क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस।
मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस इसको गवर्न करती है। इन्होंने एक फंड बना रखा है जिसमें कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एमएसएमई वर्ड नहीं आता यहाँ पे, वर्ड यूज होता है एमएसई। अगर आप इसका नाम देखेंगे, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म और लघु उद्योग। इसमें जो मध्यम वर्ग के उद्योग है उनको हटा दिया गया है। इसीलिए हमने कहा था कि जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ तक है वही इस स्कीम के लिए एलिजिबल। अगर 50 करोड़ से ऊपर आपकी टर्नओवर निकल जाती है तो हम सीजीटीएमएसई के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट एक तरह से आपके भी यहाँ पे गारंटी देती है। अगर हम, कोई बिजनेसमैन आता है और वो कहता है कि मेरे को लोन भी चाहिए लेकिन मेरे पास बैंक को गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, कोलेटरल के लिए मेरे पास ना घर है, ना ऑफिस है, ना कोई लैंड है, ना कोई अदर बैंकेबल जो सिक्योरिटी है वो नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है आप बैंक से पैसा लीजिए और गारंटी की चिंता हम छोड़ दीजिए, हम गारंटी देंगे आपके बिहाफ पे बैंक को कि अगर इन केस कल को फ्यूचर में डिफॉल्ट होता है तो 85% तक आपका जो लोन है वो गवर्नमेंट पे करेगी। गवर्नमेंट किससे पे करेगी? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एक तरह का इसमें प्रीमियम चार्ज करती है गवर्नमेंट जब भी हम लोन लेने जाते हैं। तो और लेकिन जब डिफॉल्ट होता है तो सीजीटीएमएसई ट्रस्ट बैंक को आपका पैसा चुका देता है। सीजीटीएमएसई क्रिएटेड अ स्कीम फॉर द प्रोविजन ऑफ गारंटी फॉर क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंडेड बाय लेंडर्स टू एमएसई बोरोवर्स। यहाँ पे एमएसएमई वर्ड नहीं यूज हुआ है, आप फिर से देख सकते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम वर्ड कहीं पे भी यूज नहीं होगा सीजीटीएमएसई में। जब भी कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सीजीटीएमएसई के अंदर लोन देगा तो वो एमएसई बोरोवर्स के बिहाफ पे गारंटी लेगा। द स्कीम वाज नेम्ड क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। अब इसके जो फीचर्स हैं, अगर हमारा, द की फीचर्स ऑफ द स्कीम, सीजीटीएमएसई विल कवर द फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बोरोइंग्स। यानी कि हम सीसीओडी ले लें, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की हमने बात करी वो ले लें, बैंक गारंटी नॉन फंड में आ जाता है, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ डिस्काउंटिंग, हमने कोई भी फैसिलिटी ले सकते हैं, एलसी डिस्काउंटिंग, बैंक गारंटी, वो सारी की सारी कवर होंगी सीजीटीएमएसई के अंदर, जो कि आरबीआई के मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है सीजीटीएमएसई के। दीज क्रेडिट फैसिलिटीज कैन बी टर्म लोन्स और वर्किंग कैपिटल लोन्स विद द फॉलोइंग लिमिट्स। अगर हम रीजनल रूरल बैंक से ले रहे हैं तो 50 लाख तक की लिमिट होगी। अगर हम कॉमर्शियल बैंक से ले रहे हैं तो वो लिमिट होगी 5 करोड़ तक की। इससे पहले ये जो लिमिट थी वो 2 करोड़ की थी। अभी गवर्नमेंट ने 6 महीने साल भर हुआ है उसका सर्कुलर निकाले हुए, जिसमें ये लिमिट 2 करोड़ से बढ़ा के गवर्नमेंट ने 5 करोड़ तक कर दी है। तो जब भी आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो 5 करोड़ तक का आपको लोन बैंक उसके लिए गारंटी नहीं मांग सकता, मांगेगा भी तो हाइब्रिड स्कीम में मांग सकता है। लेकिन अगर नहीं भी है और आप एलिजिबल हैं तो आप सीजीटीएमएसई के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक से, जैसे आपने नाम सुना होगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 50 लाख तक की वो दे सकते हैं, सीजीटीएमएसई के अंदर लोन दे सकते हैं, क्योंकि ये फुल फ्लेज बैंक नहीं है, कमर्शियल बैंक्स नहीं है। अब a new hybrid security product has also been launched by the CGTMSE, wherein the members lending institution can get collateral security for a portion the credit facility, while the remaining unsecured part will be covered under CGS1। तो यहाँ पे बैंक वाले कह सकते हैं, अगर आपने 5 करोड़ का लोन मांगा तो बैंक कह सकता है भाई 1 करोड़ की सिक्योरिटी दे दो, 4 करोड़ का हम सीजीटीएमएसई में कवरेज दे लेंगे। या आपको 6 करोड़ का लोन चाहिए तो 1 करोड़ की सिक्योरिटी दे दीजिए, 5 करोड़ हम सीजीटीएमएसई में कवर कर लेंगे। इट कुड बी अ टर्म्ड एज हाइब्रिड सिक्योरिटी स्कीम अंडर सीजीटीएमएसई। अगर बैंक लोन कोलेटरल मांगता भी है थोड़ी बहुत तो वो हाइब्रिड के अंदर कवर करेगा, वो इलीगल नहीं है। और जब ये सीजीटीएमएसई की जो स्कीम होती है वो 10 साल तक के लिए एलिजिबल है। अगर हमने एक बार ये स्कीम ले ली, सीजीटीएमएसई के अंदर लोन ले लिया, तो जो हमारा सीजी पैन जनरेट होगा, क्रेडिट गारंटी पैन नंबर जनरेट होता है गवर्नमेंट के पास, वो 10 साल के लिए वैलिड रहेगा और 10 साल के बाद आप सीजीटीएमएसई लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आपने एक बार सीजीटीएमएसई में लोन ले लिया तो आप 10 साल तक उस लोन को चला सकते हैं। 10 साल के बाद आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी बैंक को। सीजीटीएमएसई के लोन बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के अंदर ये डाउट होता है कि हम सीजीटीएमएसई लोन को टेक ओवर करा सकते हैं दूसरे बैंक के साथ या नहीं करा सकते। बिल्कुल करा सकते हैं सीजीटीएमएसई लोन्स को आप टेक ओवर, बट वो सीजी पैन ट्रांसफर हो जाता है। बट आपका बैंक किसी भी बैंक से ले लीजिए आप, 10 साल से ज्यादा का अगर टर्म हो गया सीजीटीएमएसई का लोन चलते हुए, तो आपको दोबारा सीजीटीएमएसई के अंदर लोन नहीं मिलेगा उस बैंक से या किसी और बैंक से। ये हो गया सीजीटीएमएसई के बारे में। क्वेश्चन आंसर हम बाद में लेंगे, अगर किसी के भी कोई डाउट है वो ले सकते हैं। और सीजीटीएमएसई का लोन आप अप्लाई कर सकते हैं पीएसबी लोन्स इन 59minutes.com की साइट से जाके भी, जिसमें आपको सॉफ्ट अप्रूवल मिल जाता है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप बैंक को चूज कर सकते हैं और उसके बाद आपको बैंक के पास पेपर ले जाके सबमिट करने होते हैं और बैंक फिर फाइनल सेंक्शन आपको दे देगा। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम लोग यहाँ पे हैं, आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। ये एमएसएमई, अब गवर्नमेंट ने अभी फरवरी में एक सर्कुलर निकाला स्टार्टअप्स के लिए
क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए कोई बैंक के लिए लोन की स्कीम नहीं थी, वो स्कीम थी केवल और केवल एमएसएमईज के लिए। क्योंकि जनरली सारे स्टार्टअप्स स्टार्टिंग में एमएसएमई होते हैं, इसीलिए लोग कहते थे हम स्टार्टअप में फॉल कर रहे हैं, हम एमएसएमई में फॉल कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने इसका बाइफिकेशन पूरा अलग कर दिया। एमएसएमई वो होंगे, सीजीटीएमएसई के लिए एलिजिबल वो लोग होंगे जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ तक है। अब हम बात करते हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर स्टार्टअप, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं सीजीएसएस स्कीम। The Credit Guarantee Scheme for Startups Loan is a groundbreaking initiative designed to provide financial assistance to startups that are recognized under Startup India Initiative. सीजीटीएमएसई के लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, जिसमें कि आपकी कैटेगरी माइक्रो या स्मॉल होनी चाहिए। लेकिन स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स के लिए जो सीजीएसएस स्कीम है, उसके लिए आपके पास स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, जो कि स्टार्टअप इंडिया की साइट से मिलता है, जो हम पहले बात कर चुके हैं। या तो आप startupindia.gov.in की साइट से जाके ले सकते हैं, या एनएसडब्ल्यूएस की साइट से जाके ले सकते हैं। नहीं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अगर आप स्टार्टअप इंडिया या कोई भी बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उसमें आपके पास स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस स्कीम में जो बैंक्स हैं वो 10 करोड़ तक का अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। एमएस सीजीटीएमएसई में था, एमएसएमई को केवल 5 करोड़ तक का लोन था। यहाँ पे बैंक 10 करोड़ तक का अनसिक्योर्ड लोन एलिजिबल स्टार्टअप्स को दे सकता है इस स्कीम के अंदर विदाउट एनी कोलेटरल। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला कि भैया आपके पास स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि startupindia.gov.in की साइट से होना चाहिए, जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड प्रोवाइड करता है। आपकी स्टार्टअप को 10 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि 10 साल से ज्यादा हो जाएंगे तो आपका स्टार्टअप स्टार्टअप ही नहीं रहेगा। जो स्टार्टअप का पहला एसेंशियल डेफिनेशन थी कि आपका बिजनेस 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड ₹100 करोड़, क्योंकि 100 करोड़ से आते ही आप स्टार्टअप इंडिया के डेफिनेशन से बाहर निकल जाएंगे। अगर आपको ध्यान होगा, हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था, स्टार्टअप इंडिया का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन के लिए पहली कंडीशन भी ये थी कि टर्नओवर 100 करोड़ तक होना चाहिए। 10 साल तक स्टार्टअप 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और अ, ये सब स्टार्टअप इंडिया की डेफिनेशन थी। तो दूसरा क्राइटेरिया इसमें यही है कि टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर 100 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो हम इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हमारा रिवेन्यू 12 महीने स्टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि हम एक महीने तो 1 करोड़ का धंधा कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम 3 महीने कुछ काम नहीं कर रहे। हमारे बिजनेस में रिकरिंग रिवेन्यू होना चाहिए। हमारे कुछ भी रिवेन्यू आए, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ रिवेन्यू आ रहा हो। ये नहीं कि आज हमने 2 करोड़ का रिवेन्यू कर दिया, फिर हमने छठे महीने में जाके कुछ रिवेन्यू किया, फिर हमने 12वें महीने में रिवेन्यू किया। ये स्टार्टअप एलिजिबल नहीं होंगे स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स के लिए। आपको 12 महीने में कुछ ना कुछ रिवेन्यू मंथली बेसिस पे आप ये देखेंगे, विच विल बी असेस्ड फ्रॉम इट्स मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेबल रिवेन्यू स्ट्रीम ओवर लास्ट 12 मंथ्स। ये नहीं होना चाहिए स्टार्टअप आइडिएशन स्टेज पे है, या अभी तो प्रोटोटाइप तैयार कर रहे हैं हम लोग, वो स्केलेबिलिटी में आ गया हो या ग्रोथ स्टेज पे आ गया हो, कि उसके बाद स्टेबल रिवेन्यू आ गए हो। अभी आइडिएशन स्टेज में नहीं होना चाहिए। रिवेन्यू स्ट्रीम उसके पास एक सही रिवेन्यू स्ट्रीम होनी चाहिए। स्टार्टअप एनपीए नहीं होना चाहिए। भाई कोई भी, या तो उसका प्रमोटर या स्टार्टअप एनपीए कैटेगरी में फॉल नहीं होना चाहिए। वो शुड बी अ परफॉर्मिंग एसेट। Certificate of lending institution, startup need to be certified by lending institution stating that it fully meets the cited eligibility criteria for the scheme. अब इस स्कीम के, क्योंकि ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स का जो डिसबर्समेंट है, जैसे सीजीटीएमएसई बैंकों के थ्रू है, मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, यहाँ पे स्टार्टअप स्कीम्स का बेनिफिट भी जो ले सकते हैं सीजीएसएस के अंदर, वो सारे बैंक्स और एनबीएफसी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो बैंकों को एक सर्टिफिकेट देना होता है कि हाँ, ये जो ऊपर क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि स्टार्टअप रिकग्नाइज्ड है, स्टार्टअप 10 साल से पुराना नहीं है, एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है, रिवेन्यू स्ट्रीम स्टेबल है, और कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं है, ऐसा एक सर्टिफिकेट बैंक देंगे गवर्नमेंट को, या क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स को। वो वहां से फिर हमारी गारंटी कवर आ जाता है, और बैंक हमारा लोन डिसबर्स कर देते हैं। असेसमेंट का क्राइटेरिया, जो भी आपका असेसमेंट का क्राइटेरिया वो रहेगा, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम लोन दे सकते हैं वो 10 करोड़ तक का बैंक लोन दे सकते हैं। अब ये तो हो गए हमारी बड़े बड़े लोन की बात। अब हम आते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, जो हम बात कर रहे थे कि 10 लाख तक का लोन, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अप्रैल 8 2015 को लॉन्च किया था। मुद्रा लोन माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा लिमिटेड का एक फॉर्म किया था अंडर प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना, पीएमएमवाई जिसे हम कहते हैं, उसको एक लॉन्च किया था। तो इसमें 3 कैटेगरी इन्होंने डिफाइन करी थी, शिशु, किशोर और तरुण। ये बच्चे की एक युवावस्था से लेके, जो शिशु, किशोर और तरुण, ये बच्चे की एक स्टेजेस होती हैं।
शिशु छोटे बच्चों को कहते हैं, तो उसमें भी लोन अमाउंट भी इसी वजह से कि बिजनेस हमारा छोटा है, इसीलिए हमें 50,000 तक का लोन मिल सकता है शिशु स्कीम में। किशोर स्कीम में 50,000 से लेके एक 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तरुण में 5 लाख से लेके 10 लाख तक का। इसके लिए भी यही कंडीशन है कि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए अपने बैंक के पास जाके अप्लाई कर सकते हैं, या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुद्रा.gov.in में जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या PSB लोन्स इन 59 minutes.com में भी जाके आप मुद्रा योजना को अप्लाई कर सकते हैं। फैसिलिटी फैसिलिटी वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन हम दोनों ले सकते हैं इसमें। जो एप्लीकेंट है उसकी एज 18 साल से लेके 65 साल तक होनी चाहिए। 18 साल से कम भी नहीं होनी चाहिए और 65 साल से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। नया बिजनेस या एग्जिस्टिंग बिजनेस दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लोन के लिए हमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मुद्रा जो लिमिटेड है वो गारंटी देती है आपके बिहाफ पे कि कल को अगर खुदा ना खास्ता कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो मुद्रा बैंक को रिम्बर्स करेगी। मुद्रा के लिए एक मुद्रा कार्ड भी आपको मिलता है, जो एक सैंपल कार्ड आप स्क्रीन में देख रहे हैं। When you apply for a Mudra loan, you are issued a Mudra card, which is a debit card. After you successfully apply for the loan, you will be required to open an account along with the card is issued. आपका एक करंट अकाउंट खुल जाएगा या टर्म लोन अकाउंट खुल जाएगा। करंट अकाउंट खुले CC या OD अकाउंट खुलेगा तो उसके साथ आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा, जिसको आप एक डेबिट कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं, जिसकी लिमिट आपके लोन पर डिपेंड करेगी। आप शिशु में लोन करा रहे हैं, तरुण में करा रहे हैं, या किशोर में करा रहे हैं। यानी कि 50,000, 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख, जो भी आपकी लिमिट होगी वो आप उसमें एलिजिबल होंगे। आप इसको डेबिट कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं मुद्रा कार्ड को। डॉक्यूमेंट्स सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके आइडेंटिटी प्रूफ आपको चाहिए, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आपको बैंक को देना पड़ेगा। एक मुद्रा का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। या तो आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो ऑनलाइन आप इस साइट से अप्लाई कर सकते हैं, या तो बैंक के पास आप ऑफलाइन जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस, यूटिलिटी बिल्स आप देने पड़ेंगे। फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आप लेके जाइएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास एलिजिबल है, क्योंकि स्टैंड अप इंडिया में आपको SC ST के लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। अदर डॉक्यूमेंट्स, कोटेशन, अगर आप टर्म लोन ले रहे हैं तो मशीनरी की कोटेशन या इक्विपमेंट की कोटेशन आप लोग लेके जाइएगा। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया के जो लोन होते हैं, स्टैंड अप इंडिया के लिए एलिजिबल वही लोग होते हैं या तो आपके बिजनेस में 50 या 51% से ज्यादा की जो होल्डिंग है, वो या तो SC कैटेगरी या ST कैटेगरी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और स्पेशल ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास होनी चाहिए होल्डिंग। वो स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं बैंक से। या आप वुमेन कैटेगरी होनी चाहिए। अगर कोई पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें शेयर होल्डिंग इन 3 कैटेगरी के पास 50 से ज्यादा % की शेयर होल्डिंग या तो वुमेन के पास होनी चाहिए, या जो एंटरप्रेन्योर्स SC ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनके पास ये होल्डिंग होनी चाहिए। तो आप स्टैंड अप इंडिया के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये सारी स्कीम्स थी। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसको हम आगे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो रिचा मैम, कैन वी ओपन फॉर द Q&A सेशन? यस सर, हम स्टार्ट कर सकते हैं। सर, Q&A बॉक्स में काफी सारे क्वेश्चंस हैं पार्टिसिपेट्स के, तो पहले हम उन्हें कवर कर लेते हैं, देन मैं उसके बाद सबको वन बाय वन कनेक्ट कर दूँ। बिल्कुल। तो प्रदीप जी लिखते हैं, कैन यू टेल अस विच बैंक्स एंड एट विच सेंटर्स हैव सेट अप स्पेशलाइज्ड स्टार्टअप फाइनेंस ब्रांचेस? तो सर, ये सारे बैंक्स के अंदर ये स्कीम एप्लीकेबल हो गई है। आप किसी भी बैंक के पास जाके अपना लोन उससे बोलिएगा हमें CGSS में ये लोन चाहिए, आप CGSS में लोन अप्लाई कर सकते हैं। सारे बैंक्स और ब्रांचेस में फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई भी स्पेशलाइज स्टार्टअप फाइनेंस ब्रांचेस नहीं है। CB संपेचन कहते हैं, इफ इट इज अ सर्विस इंडस्ट्री, आप स्टार्टअप और MSME दोनों के लिए, सर्विस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये सारी स्कीम जो भी हमने बताई हैं। तो ये सारी की सारी स्कीम्स सबके लिए अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड ट्रेडर सबके लिए। रिचा मैम, एक आप लिंक शेयर कर लीजिए, अगर जिनकी लोन की रिक्वायरी वगैरह है तो आप वो एक जूम फॉर्म में शेयर कर सकते हैं। जी सर। अब प्रदीप जी लिखते हैं, बैंकर्स आर रिलक्टेंट टू होल हार्टली कंसीडर द कोलेटरल फ्री लैंडिंग अप टू 10 करोड़ टू स्टार्टअप्स। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, विच आर द बैंक्स मोर पॉजिटिव ऑन स्टार्टअप फाइनेंस? सर, सारे के सारे बैंक्स स्टार्टअप स्कीम में फंडिंग करने को तैयार हैं। इसमें पर्टिकुलरली कोई बैंक नहीं है। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है और आप अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं और आपके प्रोडक्ट में दम है तो सारे बैंक्स आपको लोन करेंगे। और फिर भी अगर आपको लगता है कि बैंक्स आपको नहीं सुन रहे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जूम फॉर्म का लिंक आपको अभी थोड़ी देर में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसमें ये शेयर कर सकते हैं।
डिटेल्स, हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसमें सारे बैंक, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर बैंक सारे पॉजिटिव हैं और बहुत अच्छे से फंडिंग कर रहे हैं। Surprisingly, SIDBI does not lend under GOI NGTSE scheme for collateral-free lending up to 10 crores to startups. It is a development financial institution and yet it keeps away. What are your views? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स में सिडबी नहीं फंड करता, बट सिडबी के पास अपनी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे एस्पायर है, स्फूर्ति है, जिसके अंतर्गत वो बहुत कम रेट पे फंड करता है। और सीजीटीएमएससी के लिए नोडल एजेंसी सिडबी ही है सर, सारे बैंकों का। तो सिडबी के फंक्शंस अपने अलग हैं। हाँ, सिडबी वर्किंग कैपिटल फंक्शनिंग नहीं करता, सिडबी केवल और केवल केवल टर्म लोन ही लैंड कर सकता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो बैंक नहीं है। तो सिडबी सीजीटीएमएससी फंडिंग करता है। और उसके अलावा उसके बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे स्फूर्ति में आप अप्लाई कर सकते हैं, एस्पायर में अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारी सिडबी की और भी स्कीम्स आप सिडबी की साइट में जाके वो चेक कर सकते हैं। फनी सिंह कहते हैं, हाय, कैन आई गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस मीटिंग आफ्टर कंप्लीटेड? यस यू कैन, आप यूट्यूब में देख सकते हैं। A number of large companies, including PSUs, have not registered on TRADS. This is the fact. Defense sector PSU say that they are not bound by the rules of MSME Act for their suppliers. नहीं सर, सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो अंडरटेकिंग्स हैं, उन सबको ट्रैड्स में रजिस्टर होना जरूरी है, किसी ना किसी पोर्टल में वो होंगे। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप एक बार उस पीएसयू का नाम आप बता दीजिएगा, हम चेक करके आपको रिवर्ट बैक कर देंगे वो किस प्लेटफॉर्म में रजिस्टर है। अमित पटेल जी कहते हैं, हाय सर, इफ वी हैव टेकन ए सीजीटीएमएसई व्हाइल हैविंग turnover of less than 50 crores. However, if we cross the limit during this tenure of scheme, then what will happen? तो सर, जब आपका रिन्यूअल आएगा आपको कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास कवरेज नहीं आ पाएगा। अगर आपने सीजीटीएमएसई लोन लिया है और आपकी टर्नओवर 50 करोड़ क्रॉस कर जाती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जब आपने लोन लिया है, तो अगले साल जब आपका रिन्यूअल होगा तो आपको सीजीटीएमएसई का कवरेज या बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी उसके लिए। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर सीजीटीएमएसई? सर, इंटरेस्ट रेट बैंक का होता है, सीजीटीएमएसई के चार्जेस होते हैं, इट कुड बी वेरीड फ्रॉम 0.67% पर एनम टू 1.5% पर एनम। अगर 1 करोड़ से कम का है तो बैंक टू बैंक वेरी करता है, तो 0.67% लगते हैं। अगर 1 करोड़ से ऊपर का लोन है तो उसमें शायद 1.10% के चार्जेस, सीजीटीएमएसई चार्जेस लगते हैं। इसके अलावा जो बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा, इट कुड बी वेरीड फ्रॉम 9% टू 10%, 11%, जो बैंक का रेट होगा वो आएगा। सीजीटीएमएसई के चार्जेस लेते हैं, जो सीजीटीएमएसई के लिए फीस जाती है वो अलग से जाती है, जो कि 0.67 से 1.50 तक रहती है। बैंक्स आर आस्किंग फॉर द सेकेंडरी कोलेटरल फॉर सीजीटीएमएसई इवन इफ इट इज लेस देन 5 करोड़। तो सर, बैंक को आप समझा सकते हैं, और अगर आपके पास थोड़ी मोटी सिक्योरिटी है तो आप दे सकते हैं। जो हमने हाइब्रिड स्कीम के बारे में डिस्कस किया था वो यही है कि बैंक 5 करोड़ तक का आपने लोन लिया है तो उसमें 50 लाख 1 करोड़ की कुछ सिक्योरिटी आप बैंक को दे दीजिए, 4 करोड़ का बैंक आपको अनसिक्योर्ड लोन दे देगा। अगर नहीं है तो बैंक को आप बोल दीजिए कि मुझे 5 करोड़ की जरूरत है। अगर आपके बिजनेस में वर्थ है और एलिजिबिलिटी आपकी 5 करोड़ आ रही है तो बैंक आपको दे देगा। हसन जी, अगर नहीं देता तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग उसको कंसिडर करेंगे और बैंक से बात करने की कोशिश करेंगे। विष्णु शर्म दासा जी कहते हैं, वी गॉट स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट, वी आर लुकिंग फॉर वर्किंग कैपिटल। तो आप किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं या आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका हेल्प करा देंगे स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए, लोन के लिए अंडर सीजीएसएस स्कीम। गौरव शर्मा जी कहते हैं, प्लीज टेल अस अबाउट बी2बी पोर्टल्स फॉर एमएसएमईज। सर, आप एनएसआईसी की साइट में जा सकते हैं जिसमें आपको रॉ मटेरियल फंडिंग मिल सकती है। बी2बी पोर्टल्स में आपके पास बी2बी पोर्टल, सर आप इसको एलेबरेट कर दीजिए, आपको फंडिंग के पास में चाहिए या बिजनेस बढ़ाने के लिए आप देख रहे हैं? आप इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर सकते हैं गौरव जी। डिजाइनर मिसेस अर्पणा जी कहते हैं, हाउ सपोर्ट मी टू डू बिजनेस सर्विसेज। मैम, आप किस तरह की सर्विस चाहिए? आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकती हैं। अगर आपको लोन से रिगार्डिंग कोई सर्विस चाहिए, आपको कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए या आपको कोई कंप्लाइंस में सर्विस चाहिए, तो वी कैन ऑलवेज प्रोवाइड यू द सर्विसेज। अमित पटेल जी कहते हैं, इफ आई हैव अप्लाइड 1 करोड़ इन सीजीटीएमएसई, कैन इट बी इंक्रीज टू 5 करोड़? यस, अगर आपका बिजनेस में एलिजिबिलिटी आ रही है, आपका जो बैंक का असेसमेंट क्राइटेरिया आप उसमें फुलफिल हो रहे हैं, तो आप इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं, 5 करोड़ कर सकते हैं, 2 करोड़, 2.5 करोड़, जो भी बैंक का असेसमेंट कहेगा। क्योंकि अब जब हम बैंक लोन असेस करता है तो उसमें टर्नओवर का 25%, करंट रेशियो देखता है, डेट इक्विटी देखता है, आपका बिजनेस में कितना मार्जिन लगा हुआ है वो देखता है। अगर उस क्राइटेरिया में आपकी एलिजिबिलिटी 1 करोड़ से ऊपर की आएगी तो बैंक उसको एनहेंसमेंट कर देगा सीजीटीएमएसई में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
निमिष शाह जी कहते हैं ऑल बैंक्स नॉट गिव अंडर सीजीटीएमएसी स्टेटिंग यू हैव लॉस फॉर 2 years। यस सर, अगर आपका बिजनेस लॉस में है तो आपको सीजीटीएमएसी नहीं मिलेगा। उसकी क्राइटेरिया यही है कि 2 साल से बिजनेस प्रॉफिट में होना चाहिए। आप 2 साल का प्रॉफिट कर लीजिए सर, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, बैंक मना नहीं करेगा। इरशाद शेख जी कहते हैं विच स्कीम्स इज एलिजिबल फॉर एक्सपोर्ट स्टार्टअप। सर, एक्सपोर्ट स्टार्टअप में सीजीटीएमएसी भी अप्लीकेबल है सर, और स्टार्टअप इंडिया स्कीम में भी आप लोन ले सकते हैं। सारी स्कीम्स में आप एक्सपोर्ट कवर है सर। आप पीसी ले सकते हैं, पैकिंग क्रेडिट की फैसिलिटी बैंक से मांग सकते हैं, या कुछ भी जो आपको चाहिए, एक्सपोर्ट डिस्काउंटिंग चाहिए, एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग चाहिए, एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, वो बैंक आपको देगा। रंजन पुरुषोत्तम आचार्य जी कहते हैं व्हाट अबाउट एक्सिस बैंक। सर, एक्सिस बैंक अच्छा प्राइवेट सेक्टर बैंक है और अच्छा काम कर रहा है। ये भी इस सीजीटीएमएसी और स्टार्टअप इंडिया में लोन प्रोवाइड करता है। आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपका एग्जिस्टिंग बैंक का रहा है, नहीं तो आप किसी भी और बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैन वी कीप आईपी 3 ग्रांटेड पेटेंट एप्लीकेशन एज ए कोलेटरल अगेंस्ट अ बैंक लोन। नहीं सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी बैंक जनरली रखता नहीं है अपने पास कोलेटरल के लिए। तो आप अपने बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरली पेटेंट की कोई वैल्यूशन नहीं होती, इसी वजह से बैंक इनको कोलेटरल पे नहीं रख सकता पेटेंट्स को। अब फिर भी आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में जो भी आपका एग्जिस्टिंग बैंकर है उसके पास आप जा सकते हैं, अगर वो पेटेंट रखने को तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली बैंक रखते नहीं है। इफ वी ऑलरेडी हैव अ लोन कैन वी ऐड वन मोर लोन हेयर, इफ यस व्हाट विल बी द अमाउंट। बिल्कुल, आप लोन ले सकते हैं सर किसी भी स्कीम में, लेकिन एक बार में आप एक ही स्कीम एलिजिबल होंगे। अगर आपने सीजीटीएमएसई स्कीम में लोन ले लिया है तो आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम में एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने स्टार्टअप इंडिया में ले लिया है तो आप सीजीटीएमएसई में एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर आपने स्टैंड अप इंडिया में ले लिया है तो आप सीजीटीएमएसई में एप्लीकेबल नहीं होंगे। यानी कि एट द वन टाइम आप एक ही स्कीम में एलिजिबल होंगे सर। और लोन अमाउंट की बात रही सर, वो आपके बिजनेस और आपके रिक्वायरमेंट में डिपेंड करेगा कि कितना आप लोन ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकता, वो बैंक और आप डिसाइड करेंगे सर, बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट। रिपिका गुप्ता जी कहते हैं हाय सर मैम, कैन यू प्लीज गाइड अस ऑन द क्रेडिट रिलेटेड एलिजिबिलिटी फॉर सीजीटीएमएसई लोन्स फॉर स्टार्टअप। इट इज मैंडेटरी फॉर बोरोवर्स टू बी रिन्वेरी। नहीं, अगर आप सीजीटीएमएसई में एज एन स्टार्टअप लोन, एज एन न्यू एंटिटी अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पर लोन ले सकते हैं। इसमें रेवेन्यू जनरेटिंग होना कोई कंपलसरी नहीं है। सीजीटीएमएसई लोन नए एंटरप्रेन्योर्स भी ले सकते हैं, जिसमें आप अपना फ्यूचर का प्रोजेक्शंस देंगे कि अगर लेट से आज मैं लोन अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं 2024 में क्या टर्नओवर रहेगी, मेरा 25 में क्या टर्नओवर रहेगी, तो फ्यूचर प्रोजेक्शंस को देखते हुए बैंक आपको लोन सैंक्शन कर देगा। रिवेन्यू जनरेटिंग होना कोई जरूरी नहीं है आज की डेट में। हाँ, फ्यूचर में तो आप रिवेन्यू जनरेटिंग होंगे ही होंगे जब आप लोन लेंगे। विवेक तिवारी जी कहते हैं कैन यू प्लीज टेल अस हाउ टू अप्लाई फॉर सीजीटीएमएसई। आप बैंक के पास डायरेक्टली जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, आप पीएसबी लोन्स इन 59 minutes.com में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं सीजीटीएमएसई लोन, और आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको अप्लाई कराने में मदद करेगी। अंकुर जी अमर जी कहते हैं आई हैव गॉट सीजीटीएमएसई फैसिलिटी फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा एट 25 lakhs एट 11.75% ROI। इंडस्ट्री सर्विस, इंडस्ट्री हाउसकीपिंग सर्विसेज, अमर गोलस्कर क्लीन इंडिया सर्विसेज। तो बिल्कुल सही है सर, आपका रेट आप बैंक के पास जाके थोड़ा बहुत कम करा सकते हैं और अपने एनहेंसमेंट के लिए भी बात कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है सर, आप क्वेश्चन थोड़ा सा एलेबरेट कर सकते हैं। आपका सीजीटीएमएसई में चल रहा है सर, ये तो अच्छी बात है। स्वाति जी कहती हैं एनपीए एज गारंटर इज एलिजिबल। नहीं मैम, एनपीए गारंटर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अमित पटेल जी कहते हैं इफ वी हैव अप्लाइड सीजीटी अवेल सीजीटीएमएससी कैन वी चेंज इट टू सीजीएसएस। आप कर सकते हैं, लेकिन आपका टर्म फीस दोबारा लगेगी आपकी। अगर आप एलिजिबल है सीजीएसएस स्कीम के लिए तो आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने बैंकर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। रजनीकांत चंद्रन जी कहते हैं सिंस आई डोंट हैव प्रॉपर्टी टू शो एज कोलेटरल बट आई वांट टू गो एज पार्टनर, कैन आई गेट लोन। यस, आप सीजीटीएमएससी या सीजीएसएस किसी में भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में एलिजिबिलिटी है तो आप 5 करोड़ या 10 करोड़ तक का लोन अनसिक्योर्ड ले सकते हैं विदाउट एनी कोलेटरल। इफ वी हैव 1 करोड़ कैन वी अप्लाई फॉर 3 करोड़। अगर आपका लोन 1 करोड़ चल रहा है तो आप उसको एनहेंसमेंट के लिए बैंक को रिक्वेस्ट डाल सकते हैं 3 करोड़ के लिए। अगर बैंक को लगता है कि आपके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीटअप हो रहे हैं और असेसमेंट आपका 3 करोड़ के लिए बन रहा है तो बैंक आपको दे देगा राजाराम जी। सुशील बियानी जी कहते हैं हाउ वी नो अवर बायर इज रजिस्टर्ड और नॉट अंडर ट्रेट्स। सर, ट्रेट्स की आप साइट में जा सकते हैं और वहां पे आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने सप्लायर का नाम, आप बायर का नाम आप दे दीजिए, हम लोग सर्च करके आपको बता देंगे। आप किसी भी ट्रेट्स के प्लेटफॉर्म में जाके भी चेक कर सकते हैं अपना। आप ट्रेट्स की साइट देखेंगे वहां पर रजिस्टर्ड बायर की लिस्ट आ जाती है।
किशोर आरपुला जी कहते हैं वी हैव विजिटेड लॉट ऑफ बैंक्स बट दे आर आस्किंग फॉर कोलेट्रल। सर आप पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स से जाके अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे आपको कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं मांगेगा। या आप मुद्रा की साइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं, या आप उद्यमी मित्रा की साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग आपकी हेल्प करा देंगे। धर्मेंद्र सिंह जी कहते हैं एग्जिस्टिंग यूनिट एनपीए है, एनपीए खत्म होने के बाद क्या लोन होगा? सर एनपीए होने के बाद कोई लोन नहीं होता। अगर हाँ एनपीए खत्म हो गया, उसके बाद 3 साल या 5 साल का कूलिंग पीरियड होता है, डिपेंड ऑन दी बैंक। उसके बाद आप फिर से फ्रेश लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैंक आपको लोन दे देगा उसमें। लेकिन कूलिंग पीरियड आपका 3 साल या 5 साल रहेगा। उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे फ्रेश लोन लेने के लिए। स्वाति जी कहती हैं बैंक ऑलवेज आस्क फॉर द सिक्योरिटी। तो मैम एक बार आप हमारी टीम से आप बात कर लीजिए, हम आपका प्रॉपर सॉल्यूशन करा देंगे स्वाति जी। परनीत सिंह जी कहते हैं व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट रेंज ऑफ स्टार्टअप लोन? सर 9% टू 11%, 11.5%, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल एंड बैंक। आप कौन से बैंक को चूज कर रहे हैं, कौन सी एनबीएफसी को चूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। जनरली जो रेट का जो रेंज है वो 9% से लेके 11% तक रहती है। राजाराम जी कहते हैं अंडर सीजीटीएमएससी में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं सर, लेकिन हाँ आपकी यूनिट अगर लॉस में है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते सीजीटीएमएससी में। सचिनंदन नाथ जी कहते हैं आई एम बिलोंग्स टू एससी वुमेन कैटेगरी एज ए ट्रेडर विद उद्यम सर्टिफिकेट, सो प्लीज सजेस्ट मी विच इज द बेस्ट लोन फॉर मी। आप स्टैंड अप इंडिया लोन के लिए अंदर अप्लाई कर सकते हैं सचिनंदन जी, जो 1 करोड़ तक का वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और एससी एसटी कैटेगरी को लोन देता है। तो आप उसमें स्टैंड अप इंडिया का लोन अप्लाई कर सकते हैं। ये लोन आप उद्यमी मित्रा डॉट इन से अप्लाई कर सकते हैं, या पीएसबी लोन इन 59 मिनट्स में जाके अप्लाई कर सकते हैं, या बैंक की डायरेक्ट ब्रांच में चले जाइए, उससे भी आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। निनाद जी कहते हैं सर आई एम स्टार्टिंग स्टार्टअप इन द अल्कोहल सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स हैव सजेस्टेड दैट दे वोंट प्रोवाइड लोन्स एट इट इज अ नेगेटिव बिजनेस। ऐसा नहीं है, आप गवर्नमेंट बैंक के पास जा सकते हैं, कोई भी कैटेगरी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। हाँ अल्कोहल कुछ बैंकों ने बैन कर रखी है, लेकिन ठीक है, आप किस बैंक ने आपको मना किया आप एक बार बताएंगे तो हम एक बार बात कर सकते हैं। आप हमसे चैट कर सकते हैं, उद्यमी मित्रा की आप हेल्पलाइन नंबर ले लीजिए, हमारा नंबर आप ले लीजिएगा, आप उसमें कॉल कर सकते हैं, तो हम लोग आपको पूरा सपोर्ट कर देंगे यहाँ से। What if the financial institute does not reply for CGTMSE CGSS requirement? They do not call back. आप PSB 59 से जाके करिए, आपको लोन रिस्पांस मिलेगा ही मिलेगा। नहीं तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको अमित जी पूरा टेकअप करेंगे आपकी क्वेरी को। रजनीकांत चंद्रन जी व्हेन टू स्टार्ट पे बैक द लोन ईएमआई वंस लोन सैंक्शन? डिपेंडिंग ऑन योर लोन टर्म्स, अगर आपने कोई मोरेटोरियम पीरियड लिया है तो उसके बाद आपकी ईएमआई चालू होगी, अदरवाइज नेक्स्ट मंथ से आपकी ईएमआई चालू हो जाएगी। सर आई हैव टेकन सीसी लिमिट ऑफ 2 करोड़ फ्रॉम अ पीएसयू बैंक अंडर सीजीटीएमएसई, बट एज द लिमिट हैज इंक्रीज फ्रॉम 2 करोड़ टू 5 करोड़, बट द बैंक इज नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट टू एनहेंस माई लिमिट। एक बार चिन्मय जी बैंक से आप बात कर सकते हैं, नहीं तो आप उनको रिटर्न में एक रिक्वेस्ट डालिए और लेट देम टेक एक्शन। आप उसमें रिसीविंग ले लीजिए, एक रिक्वेस्ट लेटर बैंक को सबमिट करके आप उसमें रिसीविंग ले लीजिए, और अगर बैंक तब तो बैंक को आपको एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा क्योंकि वो लिमिट एनहेंसमेंट क्यों नहीं कर रहा, और तब भी नहीं करता तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, विल प्रोवाइड यू द प्रॉपर हेल्प। राम प्रसाद जी कहते हैं माय कंपनी इज नॉट इन प्रॉफिटेबल कंडीशन एट इट वाज स्टार्टेड इन फ्रॉम 2019, कुड यू प्लीज टेल मी इट इज एप्लीकेबल नॉट? लॉस में सीजीटीएमएसई लोन एप्लीकेबल नहीं होगा। आप मुद्रा या किसी और में एप्लीकेबल हो सकते हैं। अ, आप सीजीटीएमएसई के लिए तो एप्लीकेबल नहीं होंगे। अवस्थी जी कहते हैं प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग लिंक, बिल्कुल मिल जाएगा। आई वांट टू डू कंपनी रजिस्ट्रेशन, कैन यू हेल्प? यस वी कैन हेल्प यू, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रजनीकांत चंद्र जी बिकॉज आई जस्ट लॉस्ट जॉब एंड स्टार्टिंग द बिजनेस, पूरा आंसर नहीं आया इसमें भी। एनोनिमस अटेंडी कैन वी लिस्ट कैन गेट लिस्ट ऑफ कंसल्टेंट हु विल हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग बिजनेस एंड फंडिंग अंडर एमएसएमई स्कीम्स? यस आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। रोशन पेरिया जी आई हैड गॉन टू एसबीआई बैंक्स बट दे सेड अबव 10 लाख लोन्स कोलेटरल सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड फॉर ऑल स्कीम्स। नहीं ऐसा नहीं है सर, आप पीएसबी 59 लोन्स इन 59 minutes.com में जाके अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी बैंक आपसे सिक्योरिटी नहीं मांगेगा। तब भी अगर मांगता है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, विल रिजॉल्व देयर इश्यूज। चंद्रशेखरा दमले जी कहते हैं वेदर द मुद्रा लोन इज नॉट एलिजिबल टू एनी सब्सिडी, बैंकर सेज नॉट अवेलेबल। नहीं मुद्रा लोन
में कोई सब्सिडी नहीं है, पीएमईजीपी में सब्सिडी होती है, मुद्रा लोन में कोई सब्सिडी नहीं है। विद इन द प्रिस्क्राइब्ड सीलिंग ऑफ लोन्स अंडर स्टार्टअप्स और अदर एमएसएमई स्कीम्स, हाउ मेनी टाइम्स अ यूनिट कैन अवेल लोन्स। सीजीटीएमएसई में 10 साल तक का लिमिट है, वो जो हमने बताया था आपको ड्यूरिंग आवर प्रेजेंटेशन ऑल्सो। गौरव शर्मा जी कहते हैं, कैन वी एक्सेस सिडबी स्कीम्स थ्रू एनी बैंक। नहीं, सिडबी की स्कीम्स आप सिडबी के पास ही अप्लाई कर सकते हैं। जो जैसे जो स्पेशलाइज स्कीम है, जैसे हमने बात करी थी एस्पायर की, स्फूर्ति की, वो आप सिडबी में ही अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, सीजीटीएमएसई स्कीम आप किसी भी बैंक से अप्लाई कर सकते हैं, या सीजीएसएस स्कीम आप किसी भी बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। विवेक तिवारी जी कहते हैं, हाउ टू रिजॉल्व दी आउटस्टैंडिंग ड्यूज। आउटस्टैंडिंग ड्यूज अगर आपके कोई बायर से हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम एमएसएमई समाधान के थ्रू आपको डिलेड पेमेंट की जो समस्या आ रही है उसको रिकवर करने के लिए हम हेल्प करा सकते हैं आपकी। ये हो गया। गौरव शर्मा जी, बेस्ट बी टू मार्केट पोर्टल टू गेट मोर कस्टमर्स। आप इंडिया बी टू बी मार्केट पोर्टल्स, इंडिया मार्ट में जा सकते हैं, जस्ट डायल में जा सकते हैं, यही सारे पोर्टल्स हैं, आप इनमें रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और यहाँ से दे आर द बेस्ट बी टू बी मार्केट प्लेस। या एनएसआईसी का मार्केट प्लेस है, गवर्नमेंट का भी एक मार्केट प्लेस है, जैम में आप रजिस्टर करा सकते हैं, आपको वहां से भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिसे कहते हैं, वहां से भी ये हो सकता है। सर, देयर एनी चार्जेस फॉर स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन? नो, देयर इज नो चार्जेस, गवर्नमेंट चार्जेस एज सच फॉर स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन। हाँ, अगर आप किसी कंसल्टेंट की सर्विस लेते हैं तो वो जरूर आपसे कुछ सर्विस चार्ज कर सकता है बिकॉज ऑफ देयर सर्विसेज। अभिषेक जी, अभिषेक शर्मा जी कहते हैं, वेदर द वर्किंग कैपिटल कैन बी प्रोवाइडेड फॉर न्यूली फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यस, वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्टेड बेसिस पे वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सकती है नई एंटिटी को भी। शुभंकर जी कहते हैं, कैन वी कीप 3 ग्रांटेड पेटेंट एप्लीकेशन एज ए कोलेटरल? नहीं, वो हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया कि आईपी को हम लोग नहीं कर सकते। निमिष जी कहते हैं, हाउ कैन स्टार्टअप विल बी प्रॉफिट विद इन फर्स्ट 2 years? 12 महीने में हम लोग ने कहा है कि स्टार्टअप अगर इंडिया में स्कीम कर रहे हैं तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। विद इन 2 years प्रॉफिटेबल ना भी हो, आप स्टार्टअप 10 साल तक रहते हैं सर, अगर आप 10 साल तक हैं तो आप एलिजिबल हैं स्टार्टअप इंडिया के लिए। सिविल शारन संपेचन जी कहते हैं, आई जस्ट स्टार्टेड 1 month माई प्राइवेट लिमिटेड, आई एम एलिजिबल? यस, यू आर एलिजिबल फॉर सीजीटीएमएससी स्कीम एंड अदर स्कीम्स एज वेल, क्योंकि ये सारी स्कीम्स एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू एंटरप्राइजेस दोनों के लिए एलिजिबल है। कृष्णचंद्र सरकार जी कहते हैं, आई एम कृष्णचंद्र सरकार, अलीपुरद्वार, वेस्ट बंगाल। प्लीज माई लोन एप्लीकेशन स्टेटस। आप अपना लोन स्टेटस जहां आपने अप्लाई किया हुआ है वहां आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या आप अपने बैंक से बात कर सकते हैं। हाउ कैन स्टार्टअप विल बी प्रॉफिट विद इन फर्स्ट 2 years? यू सेड इफ लॉस देन नो लोन, देन हाउ कम लोन ऑन प्रोजेक्शन रेवेन्यू लोन कैन बी गिवन? प्रोजेक्शंस में सर आप प्रमोटर्स के बेसिस पे लिया जाता है, और जितनी हमारी मशीनें लगी हैं, जितने हमारे पास ऑर्डर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उसके बेसिस पे एक बैंक जस्टिफाइड प्रोजेक्शंस लेगा रेवेन्यू के, उसके बेसिस पे वो असेसमेंट करता है। अगर आपके बिजनेस में आज की डेट में लॉस दिख रहा है, अगर लॉस इस वजह से है कि आपने कोई रिवेन्यू नहीं किया और केवल ऑडिट चार्जेस और इसकी वजह से लॉस है बिजनेस में, तो इट कैन बी कंसिडर्ड। अगर कोई ऑपरेटिंग लॉस नहीं होना चाहिए हमारे बिजनेस के अंदर, वो कंसिडर नहीं होगा। हरीश कल्ला जी, माई फर्म, न्यू फर्म, मैंने मिल सकता है लोन? बिल्कुल सर, न्यू फर्म में लोन मिल सकता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सर, सीजीएसएस इज ओनली फॉर एनपीए? नो सर, इट इज ओनली फॉर स्टार्टअप्स, एनपीए के लिए कोई स्कीम नहीं है सर। स्वाति जी कहते हैं, एज ए गारंटर एनपीए कैन बैंक सैंक्शन लोन? नहीं, एनपीए को गारंटर नहीं लेगा, ना ही उनको कोई लोन देगा। आई हैड टेकन लोन एसबीआई थ्रू एसबीआई पीएसबी लोन, बट ड्यू टू कोविड माई बिजनेस हैड बीन क्लोज्ड, आई कैन अप्लाई फॉर न्यू लोन फॉर न्यू बिजनेस? अगर सर आपका एसबीआई का लोन ठीक चला है और कोई भी एनपीए नहीं रहा था, कोविड में क्लोज हो गया और आपने पूरा पूरा लोन पे कर दिया, तो आप नए लोन के लिए एलिजिबल है, आप कर सकते हैं नया लोन अप्लाई। अनिल जी, हरीश कालरा जी कहते हैं, सर न्यू फर्म में लोन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है सर। राजा राम जी कहते हैं, इफ आई हैव प्राइवेट बैंक लोन्स कैन आई अप्लाई फॉर गवर्नमेंट लोन ऑल्सो? बिल्कुल, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही स्कीम में अप्लाई होगा। अगर आपने प्राइवेट बैंक से सीजीटीएमएससी का लोन लिया हुआ है तो गवर्नमेंट बैंक से भी सीजीटीएमएससी का लोन आप दोबारा नहीं ले सकते। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक पार्टिसिपेंट है वो बात करना चाहते हैं, तो मैं कनेक्ट कर सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हैं। नवदीप जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। नवनीत जी, आप बताएं। नवदीप जी।
नवदीप जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। आई थिंक वो म्यूट में है। हाँ जी। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो मैं सर से कनेक्ट करा देती हूँ अभी। प्लीज आप अपने हैंड रेज कर लीजिए। तो तब तक हैंड रेज आ रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। Amit ji, I had checked the JET, zero defect, zero effect, has some effect on charges for CGTMSE, but banks do not know this. What is this scheme called? Some effect on charges for CG, नहीं, CGTMSE के चार्जेस बैंक टू बैंक फिक्स हैं। वो जेट का जो सर्टिफिकेशन है उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा एज फार एज सीजीटीएमएसई चार्जेस इज कंसर्न। राजेश्वरी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। Hi, can you hear me? या यू कैन, वी कैन। Yes, yes, इवनिंग thank मैम। you. My name is Rajeshwari. I'm from Mumbai. मेरे actually तीन questions है. हम्म। First is that how can I apply for a working capital loan as a s- service provider for a waste management services? That is my first question. हम्म। Second is that which components in the working capital can be covered when you're applying for a loan? हम्म। Because we are service providers, we are not manufacturers, and we don't have a product. That is second. And third, when we applying for this working capital loan, um, what is the role of your company in terms of helping us? And can I apply for the working capital loan now, and then can I apply again for a term loan in case if I feel, because this is a waste management company, in case if I feel going ahead I want to manufacture my own like composting bin or a plastic recycling machine. यस। सो राजेश्वरी जी, आप अभी क्या है, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, पीआरओ है, या नॉर्मल आप ई वेस्ट में काम कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली हम लोग वी वर्क विद कम्युनिटीज. हम उनका जो ऑर्गेनिक कचरा होता है, लाइक द किचन वेस्ट, हम्म। हम लोग उसका कंपोस्टिंग करते हैं. एंड वी आर ट्राइंग टू हैव अ लिंक विद एफपीओज एंड फार्मर्स. जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको सेल करने का हमारा थोड़ा ये ऐसे प्लान चल रहा है. तो उसके लिए भी थोड़ा हमको लाइक वी नीड समबडी हु कैन क्रिएट अ बिजनेस प्लान फॉर अस. ठीक है, तो अभी आपका रिवेन्यू क्या है राजेश्वरी जी? सी, टू बी ऑनेस्ट, मैं एज अ प्राइवेट कंसल्टेंट मैंने काम किया है. ओके। जस्ट अभी जुलाई 23 में मैंने मेरा कंपनी ओपीसी रजिस्टर किया है. आई आई हैव टेकन द उद्यम सर्टिफिकेट एज वेल एज द स्टार्टअप इंडिया रिकग्निशन सर्टिफिकेट. हम्म। ये दोनों भी मैंने ले लिया है. तो आगे बस यही थोड़ा डायलेमा है कि इसका बिजनेस प्लान, और अगर लोन के लिए अप्लाई करना है तो बिजनेस का प्रोजेक्शन कैसे बना सकते हैं. बिल्कुल। वो वर्किंग कैपिटल अप्लाई करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए होगी, जिसमें हम सारे कंपोनेंट्स को देख सकते हैं कि हमारा वर्किंग कैपिटल गैप निकल कहाँ से रहा है, निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा है, हमें वर्किंग कैपिटल की बिजनेस में रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। तो डेट डिफरेंस और डेट वर्किंग कैपिटल गैप शुड बी डिफाइंड फ्रॉम द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो डिपिक्ट होना चाहिए। और हमारे बिजनेस में इतनी प्रॉफिटेबिलिटी हो कि हम उसको सर्व कर पाए, उसका इंटरेस्ट या जो भी उसकी ईएमआई आएगी हम उसको सर्व कर पाए। और बैंक को जब लगेगा कि ये बिजनेस, हाँ, दिस बिजनेस मॉडल शुड बी स्केलेबल, तो बैंक उसमें जरूर फंडिंग करेगा। तो एक बार हम इसके लिए कुछ 1-to-1 सेशन भी कर सकते हैं अभी, ओके. क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें हम लोग आपसे पूछेंगे तो इट कुड नॉट बी अ राइट प्लेटफॉर्म कि हम पब्लिकली इसको डिस्कस करें, या एब्सोल्युटली. बिकॉज नंबर्स की बात भी होगी, सारी चीजें बिजनेस मॉडल की बात भी होगी, तो इट कुड नॉट बी अ राइट प्लेटफॉर्म। हाँ, लेकिन आप ऑनलाइन भी अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने अप्लाई बना ली है, तो आप पीएसपी 59 लोन में जाके अप्लाई कर सकते हैं, या उद्यमी मित्रा में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एज फार एज आवर रोल इज कंसर्न, हम लोग आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हेल्प कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको गैप कैसे क्रिएट करना है या आपका रिवेन्यू कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो इट कुड बी अ रोल। बाकी फिर हम लोग एक 1-to-1 सेशन करके हम लोग बात कर सकते हैं नंबर्स की, और जहाँ पे हम रिवेन्यू और बिजनेस मॉडल्स की जब बात करेंगे तो
अगर आपको लगता है तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे भी, बट आई थिंक इट्स नॉट अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो ये ठीक नहीं है कि हम रेवेन्यू और बिजनेस मॉडल की बात करें यहाँ पे। Absolutely. I agree with ठीक है। you. Yeah. Thank ठीक है you. राजेश्वरी जी। सत्यनारायण जी, अब अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। हेलो मैम। ये हेलो सर। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सत्यनारायण जी। आगे सर आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है सर, बहुत धीरे धीरे आ रही है। जी जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं मतलब अभी मेरी कंपनी है हाँ जी। कृषि एग्रोटेक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अभी बनी है 16 दिसंबर 2022 को, मतलब अभी 8 महीने हो गए हैं। हाँ तो मतलब उसमें कोई रिवेन्यू नहीं है, केवल डॉक्यूमेंट्स बने हैं और स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर हो गई है। हाँ जी। तो बाकी अभी हमने सब कोई प्रोडक्शन शुरू नहीं करा है, क्योंकि हमारे पास अभी लोन नहीं मिला है हमको, तो ना तो मशीन ला पा रहे हैं, ना जमीन खरीद पा रहे हैं, ना मतलब आगे का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो सर बिल्कुल कब तक मैं सीजीपीएमई के लोन के लिए एलिजिबल रहूंगा? बिल्कुल, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं सर लोन लेने के लिए। आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लीजिए, आपको जो जो मशीनें अपने बिजनेस में लगानी है आप उनके लिए कोटेशन कॉल कर लीजिए। जो भी आपको मशीनें कोटेशन लानी तो है मेरे पास रखे हैं, बस प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बना पा रहा हूँ। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं सर, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? इंदौर से सर। बिल्कुल सर, आप हम रिपोर्ट, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में हम आपकी हेल्प करा देंगे। तो और सर जीरो जीरो रेवेन्यू पे मतलब कब तक एलिजिबल रहते हैं वैसे? सर आप नई यूनिट, आप जीरो मतलब डे वन से आप एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए सर। बस सिविल मतलब मैं वगैरह अभी ठीक होने चाहिए और आपके बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए, आप एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए सर। जी, तो सर इसमें कोलेट्रल कितना देना पड़ेगा सीजीपीएमई के लिए? सर सीजीटीएमएसी में जनरली कोई कोलेटरल नहीं होती, लेकिन हाँ बैंक कैन आस्क डिपेंडिंग ऑन द रिस्क प्रोफाइल, कोलेटरल कॉल कर सकता है। वो एक बार डिस्कस करी जा सकती है। जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो आप मशीनें कितने की लेके आ रहे हैं, उसमें वर्किंग कैपिटल सर कितने की ले रहे हैं। मशीन मेरी 85 लाख की है और 15 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल। ओके, तो 85 लैक्स की अगर आप मशीन लेके आ रहे हैं तो 25% का आपका मार्जिन भी होगा, तो बैंक कुड फंड ओनली 75% ऑफ योर मशीनरी कॉस्ट। तो सर मैं प्रॉब्लम वही तो है, मतलब वो जो मार्जिन मनी लगती है हाँ उसकी भी प्रॉब्लम है सर। तो सर कौन से वो स्कीम में तो चलेगी? वो तो आप किसी भी स्कीम में जाएंगे, मार्जिन मनी टर्म लोन में तो बैंक लगेगा ही लगेगा। 100% फंडिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी सर। मतलब फिर भी कोई स्कीम हो जैसे स्टैंड अप इंडिया है, हाँ जी। तो उसमें कितना मतलब कंपनी में फीमेल डायरेक्टर है वो भी अच्छी है? हाँ उसमें भी स्कीम यही है, लेकिन आपको मशीनरी में जो लोन मिलेगा वो 20 to 25% मार्जिन आपको लाना ही पड़ेगा सर अपने बिजनेस में। लाना ही पड़ेगा, है ना? बिल्कुल सर। और अगर मैंने स्टैंड अप इंडिया से लोन ले लिया स्कीम में, हाँ हाँ तो फिर मेरे को उसमें सब्सिडी तो है ही नहीं स्टैंड अप इंडिया में कोई scheme? सर, स्टैंड अप इंडिया में नहीं है, लेकिन 85 लाख का जो अप्लाई करेंगे तो उसमें सीएलसी से सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप एलिजिबल मशीनें होंगी आपकी तो 15% ऑफ 15 लाख विच एवर इज लोअर, वो सब्सिडी आपको मिल सकती है सर अंडर CLCSS कैपिटल लिंक क्रेडिट सब्सिडी स्कीम जो है। उसमें एक बार आप चेक कर लीजिए, उसमें 300 350 मशीनरों की लिस्ट है। अगर आपकी मशीनरी उसमें होगी तो वो आपको सब्सिडी जरूर मिल जाएगी। नहीं सर, हमारा जो स्टेट है मध्य प्रदेश, उसमें एमएसएमई प्रोत्साहन योजना है जिसमें 40% सब्सिडी मिलती है। अच्छा, तो वो मिल जाएगी सर आपको। सर देखिए, CLCSS जो स्कीम है वो सेंट्रल की है, और आपकी अगर मध्य प्रदेश में कोई स्पेशल स्कीम है 40% की तो आप उसके लिए भी एलिजिबल है। उसमें आप जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसमें आप दोनों का बेनिफिट ले सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट का। एज फार एज लोन इज कंसर्न, लोन में नहीं ले सकते आप। विथेश्वरी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नवदीप चोपड़ा जी ने अपना हाँ जी। क्वेश्चन लिखा हुआ है। इट इज रिगार्डिंग माई क्वेरी रिगार्डिंग CGTMSE स्कीम। एज पर माई क्लाइंट्स आर गवर्नमेंट सेक्टर, कैन आई अप्लाई फॉर स्टार्टअप सीड फंड एंड CGTMSE? हाँ, आप CGTMSE के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। नवदीप जी क्या नवदीप जी, आप अप्लाई कर सकते हैं CGTMSE के अंदर अपना लोन। दीपक पाटिल जी कहते हैं सर वी कैन वी गेट टू स्कीम्स एट अ टाइम, CGTSME एंड पैकेज इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑफ DIC फॉर न्यू स्टार्टअप? यस, CGTMSE एक लोन के लिए है और पैकेज इंसेंटिव स्कीम आप DIC है वो आप कर सकते हैं साथ साथ। एक साथ दो लोन की स्कीम का हम बेनिफिट नहीं ले सकते, बट हम लोग एक अगर जैसे कई बार GST की स्कीम है, कई जगह इनकम टैक्स की स्कीम है, हम वो एलिजिबल हैं दोनों स्कीम के लिए।
एज फार एज लोन स्कीम इज कंसर्न, लोन स्कीम किसी भी एक स्कीम में हम कवर करेंगे, या तो सीजीटीएमएससी लेंगे या फिर हम लेंगे स्टार्टअप इंडिया का। सीजीटीएमएससी लोन एलिजिबल फ्रॉम इंडियन बैंक, एसएमई बैंक सर, यस, इंडियन बैंक, एसबीआई बैंक, सब लोग दे सकते हैं। नागार्जुन जी, आप केनरा बैंक के पास भी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। PSB लोन्स इन 59minutes.com में जाइए और अपना जो बैंकर है वो केनरा बैंक, और नियरेस्ट ब्रांच अपनी सेलेक्ट कर लीजिए, IFSC कोड उस ब्रांच का डाल दीजिए, आप एलिजिबल होंगे। मनोज जी, नीड वर्किंग कैपिटल ओनली फॉर डेवलपिंग प्रोडक्ट। वर्किंग कैपिटल, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग रेवेन्यू है उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी। कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए वर्किंग कैपिटल बैंक नहीं देगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जनरली बैंक लोन नहीं देते। एनी अदर क्वेश्चंस? सुशील जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। हाँ, रेवेन्यू बेस्ड कंपनी है मनोज जी, तो आप एलिजिबल हैं, आप ले सकते हैं। प्रशांत जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। प्रशांत आनंद। सर अनम्यूट कर लीजिए आप प्रशांत जी अपने को। हेलो, यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मेरे को बस ये जानना है, फ्रॉम लॉगिन टू डिसबर्सल टैट क्या होता है फॉर द वर्किंग कैपिटल? सर देखिए, जनरली बैंकों का जो टैट है वो 15 डेज का है, बट समटाइम्स इट कुड बी स्ट्रेच टू 1 मंथ, 20 डेज, 25 डेज, 1 मंथ तक स्ट्रेच हो जाता है। हाँ, जब ऑनलाइन का है, अगर आप PSB 59 में अप्लाई करेंगे तो आपको सॉफ्ट सेंक्शन 59 मिनट्स के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद आप बैंक के पास जाएंगे, अपने एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो कई बार क्या होता है, बैंकों की कुछ क्वेरी आती है, हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते टाइम से, या रिस्पॉन्ड किया तो हम बैंक से प्रॉपर फॉलोअप नहीं कर पाते, या जो बैंक को रिस्पॉन्स चाहिए था हम वो नहीं दे पाते, तो उस वजह से टाइम स्ट्रेच बढ़ जाता है। तो बैंक तो अपना टेट उतना ही रखता है, हफ्ते भर या 10 दिन का, लेकिन वो आपके बकेट में डाल देता कि हाँ, आपकी तरफ से पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो आप जब सर भी बैंक प्लीज को रिस्पॉन्स पोस्ट दें। हाँ प्लीज जी। पोस्ट योर नंबर ऑन द कमेंट बॉक्स। प्लीज पोस्ट योर नंबर, कनेक्ट नंबर। ऋचा जी अभी डाल देंगे नंबर। जी सर। हरीश जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। हरीश जी। दीपक पाटिल जी। दीपक जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। सर, इनके क्वेश्चन में एक्चुअली वेबिनार चैट में आए हुए हैं। दीपक पाटिल जी का क्वेश्चन है। शायद दीपक पाटिल जी का क्वेश्चन है, सर वी अप्लाई फॉर DIC स्कीम एंड एग्री फूड प्रोसेसिंग सब्सिडी स्कीम, कैन वी गेट बेनिफिट ऑफ टू स्कीम्स? यस, अगर आपने ये स्कीम अलग अलग है, लोन की स्कीम नहीं है, तो आप दो स्कीम्स का एलिजिबल है, DIC स्कीम और एग्री फूड प्रोसेसिंग स्कीम, आप एलिजिबल हैं दीपक जी। गोपीनाथ जी, आपको ऊपर नंबर मिल गया है। सर, बाकी जो Q&A बॉक्स के जो सारे क्वेश्चन थे, आई थिंक वो सारे कवर हो चुके हैं। लगभग लगभग सारे हो गए हैं। सर, शेख जी कहते हैं, सर मैं राइस मिल करना चाहता हूं, हमारा लैंड परचेज कर लिया है, कन्वर्जन कर लिया है। सर आप एक मशीनरी की कोटेशन आप ले लीजिए और उसके बाद आप बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं। शेख जी। अहमद तारिक जी, कैन आई कनेक्ट टू सर? यस, यू कैन कनेक्ट, आप हैंड रेस कर दीजिए, मैम आपको कनेक्ट कर देंगी। सर नाम क्या है? अहमद तारिक। सर ऐसे तो नया नहीं, अवेलेबल ही नहीं है उसका तो। ICICI बैंक कैन गेट माई लोन। शिवाकरण जी कहते हैं, ICICI बैंक कैन गेट माई लोन, इज इट रिक्वायर्ड एनी गवर्नमेंट बैंक? What is the first September from my side to do? First step from my side to do. Can you explain step by step, please? ICICI Bank can get my loan. Yes, ICICI Bank can also get your fund you, but
इज इट इज रिक्वायर्ड एनी गवर्नमेंट बैंक? नहीं, कोई भी गवर्नमेंट बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक, जिस भी बैंक को आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस बैंक के पास जाइए, वो आपको लोन प्रोवाइड करेगा। आपको गवर्नमेंट, अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट बैंक से लोन करे तो आप गवर्नमेंट बैंक के पास जाइए। ये स्कीम सब बैंकों के लिए एलिजिबल है, कोई भी बैंक मना नहीं कर सकता आपको किसी भी स्कीम्स के लिए। आप गवर्नमेंट पोर्टल में जा सकते हैं, या अभी मैम ने आपको एक फॉर्म का लिंक शेयर किया है, आप उसमें अपनी डिटेल भर के दे सकते हैं। उससे हम लोग वन बाय वन आपको कॉल कर लेंगे। सर रजनीकांत जी का जो क्वेश्चन है मैं उनको कनेक्ट कर लेती मैं हूँ। आपको 10 मिनट में कॉल करूँ? ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। रजनीकांत जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। हेलो। हाँ जी सर, रजनीकांत जी बताएं। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ, see, I am belongs to SC candidate, SC category. ओके। So, but I don't have any collateral, like, property shows a collateral bank. ओके। So now I am joining to the business with as a partner. So, ओके। is it possible to get a loan from the bank because it is a pharmaceutical company? यस। It एंड is a हाउ मच pharmaceutical. विल बी योर शेयर होल्डिंग इन दैट I कंपनी? belongs to Pondicherry. You belongs to Pondicherry, but what will be your Yeah. shareholding in the new firm which you will be joining? Yes, yes. Yes, yes. I am newly joining into the firm actually. What will The be firm also new one. what will be your shareholding in that company, sir? More than 50% or less than 50%? So it will be um, around 30%, 25 to 30%. Okay. If the shareholding of all the SC entrepreneurs, yeah, SC partners, yeah, SC women partners exceeds 50%, then you are eligible for Stand Up India scheme, sir. Otherwise, you can also apply for the Okay, CGTMSE in that scenario also. In case it is less than 50%, okay. then you can apply under CGTMSE scheme. Is there any subsidy for that? Yes, so depending on your business and state, the subsidy can be defined. Because there are some And certain moreover, sir, because subsidy which are provided by the central government, and some of the subsidy which are provided by the state and UTs. Since you belongs to Pondicherry, so all the central regulations are applicable to you, and the UTs territory में आप है, तो वो भी आपके लिए applicable होंगे सर। okay. And suppose in case we to be frank, currently I don't have any job. Suppose if loans are sanctioned, when I have to start to uh, pay back the EMI, because the farm is going to start another after 6 Sir, your months voice is only, breaking, sir. it It will is not get clearly coming. generated the revenue, because we have to get the equipment to be installed and again operation to be started. It, Rajnikant ji, so your voice is not properly clear. suppose if I get the loan, so Yes. when I have to start back the EMI, Sir, it now depends it's on your okay. sanction terms and So conditions. suppose if I get the loan, so when हाँ, should I? Okay. sir, it depends on your. Suppose Yes, in I case got your answer. I got your question. Suppose it totally EMI is totally depend on your sanction terms and conditions. If you have requested to your bank that EMI you need a moratorium of 3 months, 6 months, or 1 year, yeah, 12 months, okay, 15 months, the EMI should be okay, started after that moratorium period. But in case banks has not provided any moratorium period in the sanction terms and conditions, then the EMI will be charged by the bank on the very next month. okay, okay. Because So I before currently applying your loan, it should be clearly mentioned that you need a moratorium period of certain period. The period could be anything, 3 months, 6 months, 1 year, depending on your business. विपिन अग्रवाल जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। विपिन अग्रवाल जी।
विपिन जी। मोंटी जी कहते हैं रिवाइवल एंड रिस्ट्रक्चरिंग एनपीए अकाउंट। यस, दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आपका लोन 25 करोड़ तक का है तो हर बैंक ने अपने जोनल लेवल पे एक कमेटी बनाई है, रिवाइवल फ्रेमवर्क एंड रिस्ट्रक्चरिंग फॉर एनपीए अकाउंट्स, स्ट्रेस एमएसएमई अकाउंट। तो जिनका लोन 25 करोड़ से कम का है तो आप उस स्कीम के लिए एलिजिबल है। आप अपने नियरेस्ट ब्रांच से कहिए कि आपको अपने जोनल ऑफिस में मीटिंग कराएं और आपको एक वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग का प्रपोजल सबमिट करने का मौका दे। अगर आपका लोन 25 करोड़ से कम का है तो जोनल लेवल पर निपट जाएगा, आपको हेड ऑफिस या किसी और की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके जो मेंबर होते हैं, एक तो बैंक का जो जोनल मैनेजर होगा वो आप कमेटी को हेड करेंगे, प्लस एक एक्सटर्नल मेंबर भी इस कमेटी के पार्ट होते हैं। और बैंक के जो जोनल डिप्टी मैनेजर होते हैं, किसी एक चैम्बर के रिप्रेजेंटेटिव उस कमेटी के मेंबर होते हैं। तो आप उस कमेटी के सामने अपनी परेशानी रख सकते हैं और ये मीटिंग हर 15 दिन में या महीने भर में एक बार एक मीटिंग होती ही होती है। तो आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच में जाके आप कहिए कि मुझे फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एनपीए अकाउंट्स, स्टेट्स एमएसएमई अकाउंट के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और अपने प्रपोजल उसमें रखना है। तो आप उसके थ्रू जाके, और ये क्विक रिजोल्यूशन है, इसमें 2 या 3 मीटिंग में आपका रिजोल्यूशन निकल जाएगा। आप उसमें जाके अपने बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। विवेक कुंदवा जी कहते हैं कैन वी गेट अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन? यस यू कैन। अपूर्वा जी कहती हैं कैन सर कैन यू समराइज ऑल द स्कीम वंस? वी कैन, अभी एक थोड़ी देर में हम लोग समराइज कर लेंगे। अविनाश पाटिल, आई एम आईटी प्रोफेशनल एंड वांट टू स्टार्ट अ न्यू स्टार्टअप, सो व्हाट आर द स्कीम आई कैन यूज? आप पहले आप एक बिजनेस रजिस्टर करिए अविनाश जी, फॉर्मल एंटिटी बनाइए, उसके बाद आप सारे रजिस्ट्रेशन लीजिए और उसके बाद आप जिस भी स्कीम में लोन एलिजिबल करना चाहते हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं आप, सीजीटीएमएससी में अप्लाई कर सकते हैं, आप सीजीएसएस में अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी स्कीम में अप्लाई करना चाहें आप ऑनलाइन उसको अप्लाई कर सकते हैं या किसी भी बैंक की ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं। योगेश सजोरिया जी, हाउ मच सिबिल इज ओके फॉर अप्लाइंग फॉर अ लोन? सर सिबिल, एनी सिबिल विच इज अबव 700 और 750 इज गुड फॉर अप्लाइंग द लोन। अपर्णा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। Yes. Good evening. First of all, thank you for गुड इवनिंग। for taking initial step. यस। We both are MSME as well as a business doing entity. यस। COVID hit both segments. ओके। There are huge losses, setbacks, and lessons basically. ओके। So right now, I am a fighter. Never give up or quit. That is a tagline. So I want to explore the lifestyle of village tourism. Whether I get the support system and equity shareholding or project share, because due to loan or whatever the my mistakes, I am the responsible. So I take the lesson and I want the what you can say profit ratio or investors in that day. But I am capable to do business and village tourism we want to explore. Whether we get that, because before COVID my CIBIL as well as products are nice, as well as I have inventory 50 lakh plus. Okay. So, you can share the pitch deck, ma'am, if you want equity and profit sharing partnership. So you can Yes. share the pitch deck so we can help you out in that thing. Yes, thank you. Thank you for giving the golden opportunity. Because I am the designer and working for handloom artisans. Okay. No blame, no claim, no complaint. And handloom, what you can say, after death, giving support, we are thinking to give for bread, butter, life survival work. Okay. That is a vision motto. ठीक है. Could you please share the pitch deck Yes. at Yes. advisor@uddamita helpline.com so that we can take Yes. it up.
Yes, yes, yes. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू मैम। राजेश पांडे जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सचिन प्रकाश जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। हेलो। यस सचिन जी। हाँ, मेरे पास दो क्वेश्चन है। एक तो है कि एज अ स्टार्टअप इंडिया, व्हाट काइंड ऑफ रिलैक्सेशंस आर देयर, लाइक बोर्ड मीटिंग, ऑडिट, कंप्लायंसेस, ये सब में छूट मिलती है क्या? नहीं सर, अगर आप स्मॉल कंपनी है तो आपको बोर्ड मीटिंग और उसमें रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन स्टार्टअप इंडिया का कोई बेनिफिट नहीं होता। स्मॉल कंपनीज जनरली, आपका टर्नओवर कितना है सर? नहीं, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हाँ, कुछ तो यूनिक आप जनरली स्मॉल कॉन्सेप्ट है कंपनी हमारा। होंगे तो स्मॉल कंपनी को साल में 2 बोर्ड मीटिंग करनी कंपलसरी है। जैसे जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं उनको क्वार्टर में 1 मीटिंग, यानी कि साल में 4 मीटिंग कंपलसरी करनी होती हैं। बट अगर आप स्मॉल कंपनी है तो आप 2 बोर्ड मीटिंग भी कर सकते हैं साल भर में। तो ये रिलैक्सेशन स्मॉल कंपनीज को है, जो कंपनीज एक्ट प्रोवाइड करती है। स्टार्टअप के लिए कोई पर्टिकुलर रिलैक्सेशन नहीं है सर। अच्छा अच्छा, क्योंकि उद्यम आधार में हमारा रजिस्ट्रेशन है, और अब हम ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंट ऑन डिमांड कंपनी। ओके। पीओडी समझ रहे हो ना सर? हाँ जी। पीओडी, प्रिंट ऑन डिमांड। हाँ बिल्कुल तो सर। हाँ, तो वो कुछ यूनिक वे में हम कर रहे हैं ऑनलाइन, ओके। और ऑफलाइन भी हम स्टार्ट ऑलमोस्ट 1-2 मंथ में कर देंगे बैंगलोर में। ओके। तो 6-7 लाख हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो हम्म। उस मुद्रा लोन अगर अप्लाई करें तो कितना एलिजिबल है मुद्रा लोन के सर लिए? मुद्रा लोन की मैक्सिमम जो कैपिंग है सर 10 लाख रुपीस की है सर। ओके। और 6-7 हम ऑलरेडी लगा चुके हैं एज इन्वेंट्री और हाँ, तो वो ऑल। आपके मार्जिन में एड बैक हो जाएगा सर। हाँ, तो वो आपका क्या? मार्जिन कंसीडर हो जाएगा। आप मैक्सिमम 10 लाख रुपीस तक मुद्रा के लिए एलिजिबल होंगे। अगर उससे ऊपर चाहिए, आप पीएमईजीपी में लगा सकते हैं। पीएमईजीपी में लिमिट है 50 लाख रुपीस तक की। ओके। अगर सीजीटीएमएसई में, अगर इन एनी केस यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर द सीजीटीएमएसई, अगर आप किसी स्कीम में नहीं आते तो। उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो आप सीजीटीएमएसई में तो खैर एलिजिबल हैं ही है, अप्लाई कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमने ये अप्लाई किया था ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क भी हमें मिल चुका है, 2-2 ट्रेडमार्क है हमारे पास। ओके। तो, आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा था मैं, तो कैसे हो सकता है? सर नंबर दे दिए गए हैं, और आप एक जूम फॉर्म जो है उसको भर लीजिएगा। मैम ने शेयर किया हुआ है, जी तो जी आप उसको आप शेयर कर लीजिएगा, भर लीजिएगा, तो वी कैन कनेक्ट यू। श्योर श्योर श्योर, वो ऑलरेडी भर चुका हमने। हाँ ठीक है सर। वैजनाथ जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। निमिष शाह जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। आप ही किसी ने क्वेश्चन पूछा, आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर इन शेयर मार्केट बिजनेस ट्रेडिंग, व्हाट इज द ऑफर फॉर मी? शेयर मार्केट के लिए बैंक कभी पैसा नहीं देती, तो सॉरी सर, whosoever इट इज। जेम्स चांद्रू जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। Yeah, can I ask? या यस Just on, yeah, actually we are into healthcare robotics. ओके। Just would like to understand, you are a facilitator or a government sector No sir, MSME? we are not from government sectors, but yeah, we have signed up with the several MOUs with the government. So we are a private entity, sir, non-profit organization. So can I say that you are a facilitator? Yes. Okay. So charges are applicable that when we do apply onto the portal, and you will be taking the thread and helping us to get the loan. Definitely, sir. How about the pitch deck we have to prepare, or you will help us? If you have, so it is good. Otherwise, we can also prepare your pitch deck. Okay, so you will be helping us on the seed funding also, right? Yes. For a startup. Yes, sir. Do you, I mean, I haven't started, but we have planned to start. How long it will take for us to go for this seed funding? Sir, have you incorporated your company and No, all the licenses? No, we have to incorporate it. Sir, once it is incorporated and all the registration and licenses are in place, so it will take, sir, generally, if we talk about the loan,
It will take Hmm. approximately 1 month to 2 months maximum. Hmm. और Hmm. Does it apply to proprietorship? यस, प्रोप्राइटरशिप में लोन मिलना थोड़ा सा सर मुश्किल हो जाता है, Hmm. बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड स्केलेबिलिटी, वो सारी चीजें हो जाती है. But it is a POC. From there, we want to develop and go for market. ओके, सो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए आपको पैसा चाहिए अभी, सीड फंडिंग. Yes. Sir, we can once you can share your brief of your business idea so that we can help you out in that thing. After that, we can prepare a pitch deck and other things. Okay. What will be the charges for this from your side? We can discuss once you will share the brief of the business. So I think it is not a right platform to discuss all these things. Okay, fine. Okay. Okay. सर लास्ट वन मोर क्वेश्चन. एक्चुअली जैसा कि हमारे शेड्यूल है 5:34 हो चुके हैं, तो Okay. लास्ट अवस्थी, सचिन अवस्थी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से. हेलो, नमस्कार Yes, सर. मैं हिंदी में पूछना उचित समझूंगा. बिल्कुल सर, हम लोग भी हिंदी में रहते हैं तो. सर एक्चुअली हम विजया पे एक स्टार्टअप कर रहे हैं जो Okay. लेडीज ने किया है. विजया मतलब भांग, कैनबिस. Okay. और ये कैनबिस वाला स्टार्टअप जो है, ये हमारा रजिस्टर हुआ था 2020 में, शायद अगस्त के महीने में. हाँ जी. पर गवर्नमेंट की कुछ इश्यूज के कारण हम लोग प्रोसीड नहीं कर पाए. हम्म. अब पोजीशन है कि हम प्रोसीड करने की स्थिति में है. ठीक है. तो हम ये जानना चाह रहे थे सर कि क्या हमको, मतलब ये जो 2-3 साल हमारे निकल गए, हम्म. इसके कारण 3 साल जो निकल गए, इसके कारण हमको क्या नुकसान है सर स्टार्टअप इंडिया से या इससे रजिस्टर्ड? सर कोई भी नुकसान नहीं है. हाँ, सीड फंड स्कीम के लिए आप एलिजिबल नहीं है, बाकी सारी स्कीम्स के लिए आप एलिजिबल हैं. देखिए, पीछे मुड़ के हाँ. देखना इज नॉट अ गुड थिंग. जो आप कह रहे हैं कि हम लोग निकल गए और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सर तो एक्चुअली करने की बात करते हैं, तो आप सारी स्कीम्स के लिए एलिजिबल हैं सर. CGTMSE, CGSS, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया. बट हाँ, जो एक केवल और केवल एक स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, उसमें स्टार्टअप 2 साल से पुराना रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है. बाकी आप सारी स्कीम्स के लिए एलिजिबल है और अपना बिजनेस कर सकते हैं. और सर किस स्कीम में सबसे पहले सबसे जल्दी पैसा मिल सकता है? सर देखिए, डिपेंड करता है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसी है और आप किस बैंक में अप्लाई कर रहे हैं और कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है. अदरवाइज CGTMSE इज अ गुड थिंग. अगर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं आपके यहाँ, जैसे आपने बताया, तो आप स्टैंड अप इंडिया में अप्लाई कर दीजिए, उसमें आपको जल्दी और बेनिफिट मिलेगा सर, स्टैंड अप इंडिया में. स्टैंड अप इंडिया के लिए. ठीक है सर. एक चीज और सर, हम दिल्ली में कोई ऑफिस है अपना? हाँ सर, दिल्ली में ही भेज रहे हैं सर हम लोग. तो सर प्लीज एड्रेस और डिटेल्स भेज दीजिएगा. डेफिनेटली वो आपको मिल जाएगी सर. एक बार आप इसमें आपने फॉर्म भर दिया सर, फॉर्म से हम लोग कांटेक्ट कर लेंगे. सर फॉर्म शायद मैंने भर दिया सर, जो लिंक आया था. ठीक है सर. ठीक है. थैंक यू. ठीक है. एक नीलेश जी का क्वेश्चन था. नीलेश जी का एक क्वेश्चन था. वी आर ए पार्टनरशिप फर्म, वी हैव ऑलरेडी टेकन 80 lakhs बिजनेस लोन which ROI around 18%. Can we take MSME any subsidy loan instead of this? Yes, you can apply for the CGTMSE loan. नीलेश जी. सर आई थिंक सभी के क्वेश्चंस हो चुके हैं. हाँ, अब एक राहुल जी का क्वेश्चन है. राहुल बंसल जी ये कह रहे हैं, सर जी कुछ बताने का नहीं तो मत बताओ. लेकिन राहुल जी, आपका क्वेश्चन मेरे पास आया नहीं. सर मैं इनको कनेक्ट कर लेती हूँ. हाँ. राहुल बंसल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से. हाँ जी, नमस्कार जी. राहुल जी, गुड इवनिंग. पहले तो माफी चाहेंगे कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा सर. सर आई एम ऑडिबल और नॉट? या यू आर ऑडिबल सर. ओके सर. सर मैं तो काफी देर से ट्राई कर रहा था, लेकिन आप लोग अपना पता नहीं मैं क्या, शायद हमारे लिए टाइम नहीं है, बाकी सबके लिए टाइम है. नहीं सर, क्योंकि इतने ज्यादा वो आ रहे हैं, तो जो सीरियल से आते जा रहा है, डेफिनेटली सर बताएंगे. उसके लिए सीरियल से तो मैं भी सबसे पहले बैठा था सर. चलिए, नो वरी सर. चलिए बताइए. हाँ जी. एक तो मुझे ये बताइए, स्टैंड अप इंडिया में और स्टार्टअप में क्या फर्क है सर, थोड़ा सा. सर स्टैंड अप इंडिया के लिए जो एलिजिबल हैं वो हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, SC एंड ST एंटरप्रेन्योर्स.
या जिनका बिजनेस में स्टेक मोर देन 50% है। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो जिनकी शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा है या पार्टनरशिप 50% से ज्यादा है, इन 3 कैटेगरीज में, SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर, तो वो एलिजिबल है स्टैंड अप इंडिया के लिए। उसमें 1 करोड़ तक की मैक्सिमम फंडिंग हो सकती है। CGTMSE में माइक्रो और स्मॉल यूनिट रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट वो सारे एलिजिबल हैं, बट उनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए सर CGTMSE के लिए। ठीक है सर। स्टार्टअप इंडिया के लिए आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, और सारे जो स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन है आपके पास होना चाहिए, और 12 महीने आपका स्टेबल रेवेन्यू होना चाहिए सर। ये स्टार्टअप इंडिया की ओके, स्कीम्स हैं। और उसमें एक और सर, मेरा कोल्ड चेन प्लांट है, जैसे किसी ने कोल्ड चेन प्लांट लगाना है, बिल्कुल, जैसे हम इसके अंदर जो स्टोरेज होते हैं ना, हाँ जी, मिल्क स्टोरेज टैंक बोलते हैं, कोल्ड चेन ओके, बोलते हैं इनको। हाँ। तो इनमें कैसे, मतलब कि सर ये कैसे वर्क करते हैं और कैसे इनमें लोन होता है, जैसे सर इनमें वेयर स्कीम्स हाउसिंग में जो हो आपका गवर्नमेंट जो की कोल्ड चेन सब्सिडी। प्लांट लगाएंगे वो एग्रीकल्चर लैंड में होगा या उसका CLU आपने करा लिया है सर? नहीं सर, एग्रीकल्चर लैंड में होगा सर वो। एग्रीकल्चर लैंड में होगा तो उसको बेसिकली वेयर हाउस फंडिंग बैंक की एक स्कीम है, उसके अंतर्गत आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्री फंडिंग में आ जाएगा सर, वेयर हाउस फंडिंग में, एग्री फंडिंग में आ जाएगा, और CGTMSE में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं बनाने के लिए। आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या आ रही है सर इसके लिए? सर प्रोजेक्ट कॉस्ट तो इसमें काफी आ रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके अंदर तो प्लांट बड़ा है, तो कम से कम 2-3 करोड़ रुपए तो सर कम से कम है। हाँ, तो आप इसमें CGTMSE में भी अप्लाई कर सकते हैं, या वेयर हाउस फंडिंग की स्कीम है, बैंक जिस प्रॉपर्टी पे आप बना रहे हैं उसी को मॉर्गेज कर लेगा, और बाकी जो कवरेज है, क्योंकि प्राइमरी सिक्योरिटी तो सर वही होगी जो हमारा एसेट क्रिएट हो रहा है, बाकी कोलेटरल के लिए बैंक CGTMSE कवरेज चार्ज कर लेगा 2-3 करोड़ लेकिन लेकिन सर क्या है कि जो ये बैंक है, बैंक में हम जैसे कई बार गए हैं, तो बैंक वाला क्या बोलता है कि जैसे हम गए तो बैंक वाला मना कर देता है। बैंक वाला यही बोलता है कि आपका तो इसके अंदर कवरेज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड है, हम उसको मॉर्गेज हम यहाँ पे कर ही नहीं सकते, आपके एज ए कोलेक्टर हम ले ही नहीं सकते एग्रीकल्चर लैंड को। इसीलिए तो CGTMSE कवरेज लेंगे ना सर हाँ जी। भाई, इसलिए तो जो कोलेटरल कवरेज आएगा वो तो CGTMSE कवरेज का आएगा। ये तो प्राइमरी कोलेटरल बनेगा, क्योंकि बैंक कभी भी जो प्रोजेक्ट फंडिंग करता है, जो एसेट मेरे पैसे से क्रिएट होगा वो प्राइमरी सिक्योरिटी क्रिएट होगी। तो अगर एग्रीकल्चर लैंड में वेयर हाउस बन रहा है, और डेट टू एक्टिविटी ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में मान लो अगर मैं डेयरी इसमें फार्मिंग के लिए, सब्सिडी भी आती है, सब्सिडी भी आती है सर इसमें ना। सर स्टेट वाइज सब्सिडी है सर। जैसे अब यूपी की हम बात करें तो मेरे ख्याल से 30 to 35% यूपी में सब्सिडी है, हरियाणा में कुछ अलग होगी, दिल्ली में कुछ अलग होगी। तो डिपेंड करता है मैं कौन सी हरियाणा स्टेट से में, हूँ वो तो स्टेट हरियाणा। वाइज, ओके सर। वो स्टेट वाइज स्टेट चेक करनी पड़ेगी सर। वो एक बार आप कहेंगे तो चेक कर लेंगे, अदरवाइज आप DIC से कांटेक्ट कर सकते हैं स्टेट सब्सिडी के लिए। सर एक्चुअली क्या है कि मैं एज ए अभी टैक्स कंसल्टेंट एडवोकेट काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। ओके, तो अब जैसे MSME के बारे में है या कुछ मुझे आपसे पूछना हो, बात करनी हो, तो हाँ क्या आप लोगों के कुछ ऐसे पैकेज हैं जिससे मैं आपके से कुछ चीजें कंसल्ट करके मैं अगर उन चीजों को डिलीवर कर सकूं, प्रोवाइड कर सकूं? डेफिनेटली सर, बिल्कुल है। आप एक बार फॉर्म भर दीजिए और हमारे नंबर दिए गए हैं, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं सर इन चीज़ों को। ओके सर, मैं बिल्कुल डायरेक्टली आपसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आपका सेशन काफी अच्छा लगा, तो इंटरेस्टेड थैंक सा यू था, सर। तो मैंने आपका बिल्कुल सेशन अच्छा लगा। और इसका रिकॉर्डेड सेशन मिल सकता है क्या सर, जो हाँ सर, आपने ये बताया? यूट्यूब में, हाँ ये यूट्यूब में अवेलेबल हो जाएगा उद्यमिता हेल्पलाइन के चैनल पे, वो आपको लिंक शेयर कर दिया ओके। जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बस यही थैंक यू चीज राहुल मैं जी। कहा, चल मैं फॉर्म कर देता हूँ सर फिल। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। ऋचा जी, कैन वी कंक्लूड या कुछ और भी बचे हैं? सर लास्ट है आदित्यपुरी सुनील। हाँ ठीक है आदित्य जी। सर प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी जी सर, नमस्कार सर, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेरी ये है, आज हम ना अपना जो स्टार्टअप इंडिया की जो साइट है वहाँ पे सीड फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे थे। हम्म उसमें 2 ऑप्शन आ रहे थे, वो कहते हैं या तो आप ग्रांट के लिए अप्लाई करें या तो आप कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑब्लिक लोन्स के लिए अप्लाई करें। तो हम्म मेरा क्वेश्चन ये था, हम दोनों चीजें अगर किसी को अप्लाई करनी, जैसे इफ ही नीड्स ग्रांट ऑल्सो, उसको कन्वर्टेबल तो 1 टाइम डिबेंचर्स में भी, आप एक ही चीज कर सकते हैं सर। मतलब जैसे अगर मैंने आज एप्लीकेशन दी है तो पहले वो या तो ग्रांट के लिए दे सकता हूँ या फिर डिबेंचर्स के लिए, एक यस ही दे सर, सकते हैं। यस सर। तो सर प्रोबेबिलिटी कौन किसकी रहती है कि जल्दी मिल जाए? सर ये डिपेंड करता है सर, आप ग्रांट अगर लेंगे तो आपका बिजनेस कितना इनोवेटिव, और ये सर देखो स्टार्टअप में टोटली डिपेंड्स ऑन दी कमिटी। कमिटी को, जैसे अगर हम स्टेट की बात करें, अब इफ यू आर फ्रॉम जम्मू, अभी IIT कानपुर का एक ग्रांट स्कीम चल रही है जिसमें 10 लाख रुपए तक की ग्रांट देती है IIT कानपुर हम्म। एलिजिबल स्टार्टअप्स को, जो इनक्यूबेटर उनके पास है। लेकिन उसमें उनका है कि यूपी इन्वेस्ट में आपका स्टार्टअप यूपी में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्लस आपका बिजनेस इनोवेटिव होना चाहिए, टैग बेस्ड नहीं होना चाहिए।
AI बेस्ड है वेस्ट मैनेजमेंट में, तो वो आज की डेट में बहुत जल्दी उनकी जो कमिटी है वो एक्सेप्ट कर रही है। जी जी जी। इंटरेस्ट फ्री ग्रांट भी दे रही है, मतलब वे ग्रांट तो ऑलवेज आर इंटरेस्ट फ्री। तो ग्रांट तो गारंटी तो 10 लाख रुपए तक की ग्रांट है, अगर लोन भी लेना है तो 4-5% के ROI पे वो दे रही है। जी जी लेकिन जी। डिपेंड करता है कि उनको आज की डेट में क्या चाहिए। तो आज जो कमेटी बैठी है, ये स्टेट वाइज डिपेंड करेगा सर, कहाँ पे क्या कौन से लोग बैठे हुए हैं और उनको क्या बिजनेस मॉडल समझ में तो आता सर है। कोई ऐसे भी इंक्यूबेटर, मतलब जैसे अगर हम अब हमारा जो कंपनी है वो JNK में रजिस्टर्ड है, तो हमें जो इंक्यूबेटर है वो JNK में प्रेफर करने चाहिए, या हमें जो लिस्ट आती है वो किस में कौन से इंक्यूबेटर 3 सिलेक्ट करने चाहिए? सर आप, क्योंकि स्टेट वाइज बेनिफिट जरूर मिलता है, आप अगर JNK में रजिस्टर्ड है तो आप JNK में ही रजिस्टर करिए तो ज्यादा बढ़िया सर। किसी मतलब 3 प्रेफरेंस इंक्यूबेटर में से एक प्रेफरेंस हम JNK का करें इंक्यूबेटर? डेफिनेटली, क्योंकि स्टेट वाइज, क्योंकि हर कोई इंक्यूबेटर चाहता है कि मेरे स्टेट में, जैसे IIT कानपुर का बताया, तो वो स्टार्टअप यूपी को मानते हैं कि हमारा स्टार्टअप यूपी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एंड कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड इन टेरिटरी ऑफ यूपी। वो भले ही नोएडा हो, लखनऊ हो या कहीं पे भी हो, लेकिन यूपी में होनी चाहिए। तो अब जैसे IIT दिल्ली का है तो IIT दिल्ली वुड बी रिक्वायर्ड कि भैया दिल्ली में रजिस्टर्ड हो, सो डेट सर हमारे बट मुझे state में ऐसा पता लग ना रहा है कि हमारे JNK का इंक्यूबेटर तो कोई भी नहीं है, मैं सर्च कर रहा था शायद। तो एक बार आप फिर नियर बाई स्टेट्स को कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी एक ब्रांच खोल के एक ऑफिस दिखा के वो कर सकते हैं सर वहाँ पे। ठीक है सर, अदरवाइज हम ठीक भी है। हेल्प अप कर देंगे कि JNK में कौन सा इनक्यूबेटर है। तो आपका नंबर वगैरह हम कहाँ से मिलेगा? सर एक जूम फॉर्म आपको शेयर किया हुआ है, आप उसको भर लीजिए, हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी, उसमें नंबर भी लिखे हुए हैं। डन सर, डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू आदित्य जी। ओके सर काफी सारे क्वेश्चंस हो गए, एंड सर काफी इंफॉर्मेटिव वेबिनार रहा आज का। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस उद्यमिता हेल्पलाइन। आपने अपना कीमती समय उद्यमिता हेल्पलाइन के लिए निकाला। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।